नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का, वक्त सौबात की एक बात का। बड़ी खबर हरियाणा के नूह से, जहां शोभा यात्रा के दौरान 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई। शोभा यात्रा के दौरान अचानक हुई पत्थरबाजी में कई लोग घायल हो गए। बताया गया कि मौके पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी के बावजूद भी भारी पथराव हुआ और पथराव से शुरू हुआ बवाल इतना बढ़ गया कि कई गाड़ियों में भी आग लगा दी गई और बवाल के बाद धारा 144 लगा दी गई और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। खबर है कि मेवात के बाद सोहना में भी उग्र भीड़ ने जमकर हंगामा मचाया और भीड़ ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की तो एक गाड़ी को आग के हवाले भी कर दिया गया। मेवात और सोहना में हुई हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जनता से शांति की अपील की। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने केंद्र सरकार से अतिरिक्त फोर्स की मांग की, क्योंकि दोपहर को शुरू हुआ बवाल शाम होते होते नूह के एक बड़े इलाके में फैल गया। और इससे पहले बताया गया कि वहां एक शोभा यात्रा निकल रही थी, उसी दौरान दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, जिसके बाद पथराव होने लगा, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। वहां से सामने आए वीडियो में कुछ लोग सड़क पर पथराव करते दिखे। उस वीडियो में एक कार में कई लोग सवार नजर आए, जो हंगामा और पथराव होता देख गाड़ी छोड़कर भागते दिखे। इस घटना का जो दूसरा वीडियो सामने आया, उसमें एक कार को कुछ लोगों ने घेर लिया और उस पर लाठी लेकर टूट पड़े। कोई उस कार पर डंडे बरसाता दिखा तो कोई पथराव करता दिखा। वहां से सामने आए एक और वीडियो में सड़क पर लोगों की भीड़ नजर आई, जो पथराव करती दिखी और वहां हालात ऐसे हो गए कि गुस्साए लोगों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। और बताया गया कि जिस शोभा यात्रा के दौरान ये बवाल हुआ, उसमें शामिल कई गाड़ियों को नाराज लोगों ने निशाना बनाया। और वहां से जो तस्वीर सामने आई, उसमें सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियां धू-धू कर जलती दिखाई दी। आरोप है कि शोभा यात्रा के दौरान पथराव हुआ, जिसके बाद एक पक्ष ने उस शोभा यात्रा में शामिल गाड़ियों में आग लगा दी। वहां हालात ऐसे हो गए कि पुलिस की गाड़ियों पर भी हमला कर दिया गया और जमकर तोड़फोड़ की। हर तरफ पुलिस मौजूद है और पुलिस लगातार अपील कर रही है कि लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें। जिसके बाद भारी तादाद में उस इलाके में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया, जो सड़क पर पथराव कर रही भीड़ को खदेड़ती दिखी। वहीं अचानक हुए इस बवाल ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। और उस बीच खुद को हिंदूवादी संगठन बजरंग दल का सदस्य बताने वाले मोनू मानेसर का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो नूह से निकलने वाले शोभा यात्रा में शामिल होने का ऐलान करते दिखे और आरोप लगा कि इस वीडियो के आमने सामने आने के बाद ही नूह में बवाल हुआ, क्योंकि मोनू मानेसर पर पहले भी इस इलाके में कई घटनाओं को अंजाम देने का आरोप लगाया गया, जिससे उस इलाके के लोगों में गुस्सा था। आरोप है कि शोभा यात्रा से ठीक पहले मोनू मानेसर का ये वीडियो सामने आते ही कुछ लोग भड़क गए, जिसमें वो शोभा यात्रा में शामिल होने का ऐलान करते दिखे। हम खुद यात्रा में शामिल रहेंगे और हमारी पूरी टीम यात्रा में शामिल रहेगी। आरोप है कि शोभा यात्रा में मोनू मानेसर की मौजूदगी पर वहां हंगामा होने लगा, जो देखते ही देखते बवाल में बदल गया। जिसके बाद लोगों ने पथराव करना शुरू कर दिया और कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। और वहां से दिल दिला देने वाली कई तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें सड़क पर हर तरफ पथराव करते लोगों को की भीड़ नजर आई, तो वहीं थाने के बाहर खड़ी कई गाड़ियों की भी आग के हवाले उनको कर दिया गया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया, उसमें लोग इधर उधर भागते दिखे। चीख पुकार और हंगामे के बीच लगातार पथराव होता नजर आया। बवाल के बाद की तस्वीर तो और डरा देने वाली थी, जहां सड़क पर हर तरफ पत्थर दिखे। वहीं थोड़ी ही दूर पर बने थाने के बाहर खड़ी गाड़ियां धू-धू कर जलती नजर आईं, जिनसे उठता धुआं कई किलोमीटर दूर से भी देखा गया। मतलब सड़क पर उतरकर बवाल करने वालों में पुलिस का भी खौफ नजर नहीं आया। नूह के अलग अलग हिस्सों में जलती हुई कई गाड़ियां और पथराव करते लोगों की तस्वीरें सामने आई, जिसके बाद हालात पर काबू पाने के लिए भारी तादाद में पुलिस को तैनात कर दिया गया और नूह में धारा 144 लगा दी गई। इसी के साथ वहां इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया और लोगों से घरों में रहने की अपील की गई। वहां से सामने आए वीडियो में गश्त करती हुई पुलिस पर पथराव करते लोग दिखे, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस भी लाठीचार्ज करती नजर आई। हालात पर काबू पाने के लिए नूह में करीब 1000 पुलिस के जवान तैनात किए गए। साथ ही वहां धारा 144 लगा दी गई और इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई। वहीं पुलिस पूरे इलाके में गश्त करते हुए माहौल खराब करने वालों की तलाश में जुट गई। उधर चीन की राजधानी बीजिंग में नदी में फंसे एक आदमी का रेस्क्यू किया गया। वहां थुकसरी तूफान की वजह से हुई बारिश से नदियों में उफान आ गया। नदी में पानी बढ़ने के बाद वहां कई गांव को खाली करवा लिया गया, लेकिन वो आदमी नदी के बीच ही फंस गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो नदी के बीच एक कार के सहारे अपनी जान बचाने की कोशिश करता दिखाई दिया। नदी में पानी का बहाव इतना तेज था कि उसके लिए कार को पकड़े रहना मुश्किल हो गया, क्योंकि लगातार कार तेज रफ्तार से बह रहे पानी की वजह से काफी हिल रही थी। लेकिन इसके बावजूद उस आदमी ने हार नहीं मानी और कार को कसकर पकड़े रखा। लेकिन तभी अचानक लहरों का एक झोंका आया और कार पलटकर उसमें बहने लगी। एक पल को तो ऐसा लगा मानो वो आदमी नदी में बह गया। हालांकि कुछ ही देर बाद कार पानी के तेज बहाव में रुक गई, जिसका फायदा उठाकर वो आदमी कार के ऊपर आ गया। इस दौरान हेलीकॉप्टर से एक रेस्क्यू टीम भी वहां पहुंच गई, जिसके बाद उसे नदी से निकाल लिया गया और उसकी जान बचा ली गई। लेकिन बीजिंग में रहने वाले एक बड़े हिस्से के लोगों की किस्मत सैलाब में फंसे उस आदमी की तरह अच्छी नहीं रही, क्योंकि थुकसरी तूफान ने वहां तबाही मचा दी और वहां इस कदर बारिश हुई कि हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी हो गया, जिसकी वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया।
वहाँ से जो वीडियो सामने आया उसमें वहाँ की नदी और नाले उफान पर नजर आए। वहाँ के रिहायशी इलाकों में इतना ज्यादा पानी भर गया था कि लोगों का वहाँ रहना मुश्किल हो गया। वहाँ से जो तस्वीरें सामने आई उसमें सड़क पर खड़ी गाड़ियाँ पानी में डूबी दिखी और पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो किसी भी वक्त उन गाड़ियों को अपने साथ बहा ले जाती। कई इलाकों में तो इतना पानी भर गया कि वहाँ की सड़कें ही गायब हो गयी। ऐसे में पैदल चलना तो दूर, लोगों को गाड़ी चलाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन ये मुसीबत अभी थमती नजर नहीं आ रही, क्योंकि आने वाले दिनों में वहाँ और ज्यादा बारिश हो सकती है। और इसी बीच चीन की राजधानी बीजिंग से डराने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां तूफान की वजह से हुई भारी बारिश के बाद सैकड़ों कारें बहने लगी, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे नदी में नाव चल रही हो। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें सैकड़ों गाड़ियां खिलौने की तरह बहती नजर आई। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि सड़क पर खड़ी सैकड़ों गाड़ियां एक एक कर बहने लगी। उन गाड़ियों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद चल रही हो। इस वीडियो को जिसने भी देखा वो डर गया, क्योंकि भारी बारिश की वजह से वो पूरा इलाका ही डूब गया और उसकी चपेट में आने से वहाँ खड़ी गाड़ियां भी डूब गयी। वहीं एक दूसरी तस्वीर में एक रिहायशी इलाके में खड़ी गाड़ियां पूरी तरह पानी में डूबी नजर आई। वीडियो में चारों तरफ मटमैला पानी दिखा, जिसमें सैकड़ों गाड़ियां डूब गईं। लेकिन बीजिंग की ये मुसीबत यहीं कम होने वाली नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में वहां भारी बारिश का अनुमान जताया गया, जबकि थुक्सरी तूफान ही की वजह से वहां भारी बारिश ने वहां पहले ही तबाही मचाई दी। वहां हर तरफ सिर्फ सैलाब ही बहता नजर आया। कई इलाके तो पूरी तरह पानी में डूब गए। ऐसे में लोगों का घरों से निकलना तक मुश्किल हो गया, और अगर लोग अपने जरूरी कामों से बाहर निकले भी तो घंटों फंसे रहे, क्योंकि वहां से जो तस्वीरें सामने आई उसमें कमर तक पानी भरा नजर आया। बताया गया कि वहां भारी बारिश और तूफान की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि हजारों लोग बेघर हो गए। वहीं कई उड़ानों पर भी इसका असर पड़ा। कई उड़ानें रद्द कर दी गई तो कई उड़ानें देरी से चली, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। और बड़ी खबर रूस की राजधानी मॉस्को से, वहां एक बार फिर ड्रोन अटैक हो गया, जिसके पीछे रूस ने यूक्रेन का हाथ बताया। रूस ने दावा किया कि यूक्रेन ने 3 ड्रोन उसकी राजधानी पर छोड़े। बताया गया कि ड्रोन हमले में मॉस्को की जिन इमारतों को नुकसान पहुंचा उनमें एक बिल्डिंग में रूस के 3 मंत्रालयों के दफ्तर हैं, और कुछ देर के लिए वहां का इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बंद करना पड़ा। धमाके में किसी की जान जाने की खबर नहीं है। रूस के आरोपों पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी खूब बरसे। उन्होंने मॉस्को ड्रोन अटैक की जिम्मेदारी तो नहीं ली, लेकिन 2 टूक कहा कि रूस की जंग की आंच अब उसे ही जलाने लगी है, क्योंकि रूस लगातार यूक्रेन पर अपनी राजधानी मॉस्को को निशाना बनाने का आरोप लगा रहा है। और एक दिन पहले भी रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि यूक्रेन ने मॉस्को पर अटैक करने के लिए 3 ड्रोन लॉन्च किए, मगर वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि रूस ने उसके तीनों ड्रोन मार गिराए। और पहले ड्रोन को तो रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने मॉस्को के बाहरी इलाके में ही ढेर कर दिया, और बचे हुए बाकी 2 ड्रोन भी रूस के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ने जाम कर दिए, जिससे वो अपना कंट्रोल खो बैठे और एक बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स से जा टकराए। ड्रोन की इमारत से टकराने से इतना जबरदस्त धमाका होता नजर आया कि वहां चीख पुकार मच गई। यूक्रेन के बॉर्डर से मॉस्को करीब 500 किलोमीटर की दूरी पर है। ऊपर से बताया गया कि धमाके में जिन इमारतों को नुकसान पहुंचा उनमें एक बिल्डिंग में रूस की सरकार के 3 मंत्रालयों के दफ्तर हैं। इसलिए ड्रोन अटैक की खबर फैलते ही मॉस्को में हड़कंप मच गया। वहां मौजूद एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कुछ देर के लिए बंद कर दिया गया। इधर अनाज डील रद्द करने के बाद काला सागर में रूस की घेरेबंदी पर नेटो अलर्ट हो गया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने दावा किया कि नेटो अब टोही विमानों और ड्रोन से काला सागर में अपने सहयोगी देशों के जरिए निगरानी बढ़ाएगा। और रूस ने कुछ दिनों पहले ही ब्लैक सी ग्रेन डील को खत्म कर दिया, और इस डील के तहत पिछले साल दुनिया से अनाज संकट के खतरे को टाला गया था। लेकिन रूस के इस डील से पीछे हटने की वजह से दुनिया पर एक बार फिर अनाज का संकट पैदा हो सकता है। रॉयटर्स के मुताबिक रूस न सिर्फ इस डील से पीछे हटा, बल्कि उसने यूक्रेन के बंदरगाहों पर हमले भी तेज कर दिए। लेकिन जैसे ही इसकी खबर नेटो को मिली, उसने भी काला सागर के पास मौजूद सहयोगी देशों के जरिए रूस की निगरानी बढ़ा दी, क्योंकि आरोप है कि इस डील से हटने के बाद रूस ने यूक्रेन के बंदरगाहों को घेरना शुरू कर दिया। ऐसा इसलिए ताकि यूक्रेन तक समुद्र के रास्ते पहुंचने वाली हर मदद रोकी जा सके। खबर के मुताबिक रूस यूक्रेन के बंदरगाहों पर कब्जे का प्लान तैयार कर रहा है। यही वजह है कि नेटो ने भी रूस की घेराबंदी शुरू कर दी। उधर यूक्रेन की सेना ने खार्किव में पानी के अंदर एक बम में धमाका कर उसे नाकाम करने का दावा किया। यूक्रेन की तरफ से बम को नष्ट करने का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें पानी में अचानक जोरदार धमाका होता नजर आया। धमाका इतना जोरदार था कि उसकी वजह से पानी कई मीटर आसमान की तरफ उठता दिखाई दिया, जिसे देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो बम कितना खतरनाक होगा। यूक्रेन का दावा है कि उसने ही पानी के अंदर इस बम को नाकाम किया। हालांकि ये बम कहां से आया और इसे क्यों नाकाम किया गया, इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। हालांकि दावा यह किया जा रहा है कि यूक्रेन की सेना के लिए रूस के सैनिकों ने पानी में बम लगाया था, जिसे जेलेंस्की की फौज ने वक्त रहते नष्ट कर दिया।
इधर यूपी के सीतापुर में एक बुजुर्ग का बंदूक की नोक पर लोगों को धमकाने का हैरान करने वाला एक वीडियो वायरल हो गया। बुजुर्ग आदमी बंदूक लिए दौड़ता नजर आया और वहां मौजूद लोगों को गोली मारने की धमकी देने लगा। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें वो आदमी लोगों पर बंदूक तानता दिखा। इस दौरान उसके पीछे कुछ लोग भी भागते नजर आए जो उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। आजा गोली मार के दिखा। वो बुजुर्ग आदमी एक कंपनी के डंप का चौकीदार बताया गया। पुलिस के मुताबिक उस डंप के मैनेजर और डंपर चालक के बीच विवाद हो गया था, जिसके बाद वो डंपर चालक अपने कुछ लोगों को लेकर वहां पहुंच गया और आरोप है कि उन्हीं लोगों को रोकने के लिए उस बुजुर्ग आदमी ने उन पर बंदूक तानी थी। वहीं उस डंपर चालक की शिकायत पर उस डंप के मैनेजर के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। उधर जम्मू कश्मीर के राजौरी में खतरों के बीच पहाड़ का मलबा हटाने का काम शुरू किया गया, क्योंकि वहाँ पहाड़ का बड़ा हिस्सा खिसक कर सड़क पर आ गया, जिसकी वजह से वहां लोगों की आवाजाही बंद हो गई, क्योंकि वहां पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरते नजर आए, जिसे देखकर लोग खौफ से भर गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन की टीम जमीन खोदने वाली मशीन के साथ वहां पहुंच गई, जिसके बाद पहाड़ का मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। लेकिन सड़क से मलबा हटाना आसान नहीं था, क्योंकि पहाड़ से लगातार बड़े बड़े पत्थरों का गिरना जारी रहा। हालांकि प्रशासन की टीम ने खतरों के बीच मलबा हटाने का काम जारी रखा। कई घंटों की मेहनत के बाद सड़क से पहाड़ से गिरे पत्थरों को हटाया गया। इसके बाद दोबारा सड़क को खोला गया। इस बीच राजस्थान के भीलवाड़ा में एक स्कूल में एक छात्रा की पानी की बोतल से छेड़छाड़ के मुद्दे पर हुए बवाल के बाद पुलिस को हालात संभालने के लिए लोगों पर लाठीचार्ज करना पड़ा। लोगों ने आरोप लगाया कि कुछ छात्रों ने उस छात्रा की बोतल में पेशाब कर दी, जिससे गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया। थोड़ी ही देर में वहां के हालात बेकाबू हो गए, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। जो वीडियो सामने आया उसमें वहां कई लोग पुलिस से बहस करते दिखाई दिए। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि लोग पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की करने लगे। इसके बाद पुलिस ने वहां मौजूद लोगों को खदेड़ना शुरू कर दिया। इस कार्रवाई से वहां भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। छात्रा के परिवार वालों ने स्कूल के कुछ छात्रों पर उसकी बोतल में पेशाब करने का आरोप लगाया। उनका दावा है कि छात्रा ने इसकी शिकायत कॉलेज के प्रिंसिपल से की, लेकिन आरोप है कि उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया। इधर दिल्ली के बदरपुर इलाके में मामूली विवाद में दो गुटों के बीच जमकर पत्थरबाजी हो गई। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल टकरा जाने के बाद दोनों गुटों में विवाद हो गया और देखते ही देखते वहां पत्थरों की बरसात होने लगी, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें दोनों गुट पत्थरों की बरसात करते नजर आए। एक गुट अपनी मकान की छत से पत्थर फेंकता दिखाई दिया, तो दूसरे गुट के लोगों ने नीचे सड़क पर खड़े होकर जमकर बवाल मचाया और घर पर पत्थर फेंकते नजर आए। दोनों गुटों की तरफ से इतने पत्थर फेंके गए कि सड़क पर पत्थर ही पत्थर दिखाई दिए। इस पत्थरबाजी में दोनों तरफ के लोगों को चोटें आईं। सूचना मिलने पर पुलिस भी वहां पहुंच गई और दोनों गुटों को शांत कराकर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। इस बीच मध्य प्रदेश के भिंड जिले से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया। वहां सरसों तेल से भरा एक टैंकर सड़क किनारे पलट गया, जिसके बाद गांव वालों के बीच टैंकर से गिर रहे तेल को लूटने की होड़ मच गई और लोग प्लास्टिक के डिब्बे, बर्तन, बाल्टी और प्लास्टिक की थैलियां लेकर हादसे वाली जगह पहुंच गए। देखते ही देखते सड़क पर सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की एक टीम वहां पहुंची और लोगों को वहां से हटाने की कोशिश करती नजर आई। थोड़ा सा तेल भर के भी घर ले जाने के लिए मान रही है पुलिस, उनको समझा रही है। पुलिस ने बताया कि कंटेनर में 30,000 लीटर से ज्यादा तेल भरा था। सड़क पर एक ऑटो वाले को बचाने की कोशिश में उसका संतुलन बिगड़ा और वो पलट गया। गनीमत रही कि हादसे में कंटेनर के ड्राइवर और क्लीनर की जान बाल बाल बच गई। उधर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में JUIF यानी जमीयत उलेमाए इस्लाम फजल की एक रैली में जोरदार धमाका हो गया, जिससे रैली में मौजूद 40 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बाजौर में मौजूद JUIF के दफ्तर में उस वक्त हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे और तभी वहां एक जोरदार धमाका हुआ। जब तक धुआं छटा वहां लाशों का अंबार लग गया। चारों तरफ सिवाय लोगों के खून के कुछ और नजर नहीं आया। आशंका जताई गई कि यह हमला TTP यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों ने किया, जिसमें करीब 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। वहीं 150 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें लोगों ने किसी तरह अस्पताल तक पहुंचाया। वहां से जो वीडियो सामने आए उनमें सैकड़ों लोग घायलों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए मशक्कत करते दिखाई दिए और शुरुआती जांच के बाद यह आशंका जताई गई कि JUIF के दफ्तर में हुआ यह हमला असल में आत्मघाती हमला था। दावा किया गया कि इसके पीछे किसी बड़े आतंकी संगठन का हाथ हो सकता है और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का सबसे पहला शक आतंकी संगठन TTP पर था। हालांकि बाद में ISIS ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। वहीं हमले के बाद जांच में जुटी पुलिस और सुरक्षा बल की टीम ने दावा किया कि आत्मघाती हमलावर खुद पर करीब 10 किलो विस्फोटक बांधकर आया और उसने पंडाल के बीचों बीच पहुंचते ही विस्फोट करने के इरादे से बटन दबा दिया, जिससे वहां एक जोरदार धमाका हुआ और पंडाल में मौजूद 40 लोग मौत की नींद सो गए। पाकिस्तान पुलिस के मुताबिक इस हमले के बाद वहां से बड़ी मात्रा में विस्फोटक और आत्मघाती जैकेट बनाने का सामान बरामद हुआ, जिसके बाद ये दावा किया गया कि बाजौर में हुआ हमला किसी आत्मघाती हमलावर ने किया।
और सूत्रों ने दावा किया कि पाकिस्तान में हुए इस हमले से आईएसकेपी यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस बुरी तरह भड़क गया, जिसके बाद उसने इस हमले के लिए टीटीपी को जिम्मेदार मानते हुए उसे अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी, क्योंकि पाकिस्तान के जिस इलाके में ये धमाका हुआ वहां आईएसकेपी का अच्छा खासा दबदबा माना जाता है। जिसके बाद इस हमले को टीटीपी की तरफ से आईएसकेपी ने खुला चैलेंज माना और ये धमकी दे डाली कि अब आईएसकेपी अफगानिस्तान को तब तक दहलाएगा जब तक वहां की जमीन बारूद से न फट जाए। सूत्रों के मुताबिक आईएसकेपी का ठीकरा टीटीपी पर फोड़ते हुए उसे तड़पा के मारने की कसम खा ली और ये चेतावनी दी कि अफगानिस्तान को सालों से चुप बैठे आईएसकेपी के कहर का सामना करना पड़ेगा। जबकि आईएसकेपी का मानना है कि कई सालों से उसने अफगानिस्तान में किसी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दिया, पर टीटीपी ने उसकी जमीन को खून से रंगने की कोशिश की, जिसके बाद आईएसकेपी ने उसे इसकी बड़ी कीमत चुकाने की धमकी दे डाली। मतलब पाकिस्तान में एक बार फिर आतंकी संगठनों के बीच एक दूसरे का खून बहाने की रेस शुरू हो गई, जिससे यूरोप के देश तक घबरा गए और दहशत इस कदर बढ़ गई कि यूरोपियन यूनियन की सुरक्षा एजेंसी ने यूरोप की विमान कंपनियों को ये सलाह दी कि वो अपने विमानों को कराची और लाहौर के ऊपर से उड़ान भरने से रोक लें, क्योंकि उन्हें इस बात का डर सताने लगा कि अगर लाहौर या कराची के नजदीक पहुंचे तो आतंकी संगठन उनके विमानों पर मैनपैड्स के जरिए मिसाइल हमले भी कर सकते हैं। यही वजह रही कि कई कंपनियों ने अपने विमानों को कराची और लाहौर के ऊपर उड़ान भरते वक्त शहरों के करीब न जाने का अलर्ट जारी कर दिया, क्योंकि आशंका जताई गई कि टीटीपी हो, आईएसकेपी हो या फिर आईएसआईएस, ये सभी अपना दबदबा कायम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और उनका निशाना कई मासूम लोग भी हो सकते हैं। यही वजह रही कि यूरोपियन यूनियन की सुरक्षा एजेंसी EASA ने विमान कंपनियों को लाहौर और कराची के करीब न जाने की सलाह दी। इधर पुलिस सूत्रों का दावा है कि अतीक अहमद के बिखरते गैंग को उसका भांजा जाका संभाल सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सूत्रों का कहना है कि महीनों से फरार चल रही अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने गैंग को संभालने के लिए जाका को आगे कर दिया, जिस पर कुछ रोज पहले ही यूपी के प्रयागराज में कारोबारी से 10 लाख रुपए मांगने के आरोप में केस दर्ज किया गया था। पुलिस सूत्रों का दावा है कि अतीक अहमद के बिखरते गैंग को संभालने के लिए उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन ने जाका पर भरोसा जताया। बताया जा रहा है कि गैंग पर पकड़ बनाने के लिए अतीक का बहनोई खालिद जफर भी उसकी मदद कर रहा था। 15 अप्रैल को प्रयागराज में अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद पुलिस एनकाउंटर में उसका बेटा असद भी मारा गया, जबकि शाइस्ता परवीन और गुड्डू बमबाज महीनों से फरार हैं। इसीलिए सूत्र बताते हैं कि गैंग को संभालने के लिए शाइस्ता अतीक के भांजे जाका को गैंग की कमान सौंप सकती है। वहीं पुलिस सूत्रों के मुताबिक माफिया सरगना अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा ने पूछताछ में अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा से जुड़े कई राज खोल दिए। जैनब फातिमा प्रयागराज में हुए उमेशपाल हत्याकांड में आरोपी है और बीते 6 महीने से फरार चल रही है, जिसकी तलाश में यूपी एसटीएफ की टीमें कई जगहों पर छापेमारी कर चुकी हैं, लेकिन कामयाबी अब तक नहीं मिल सकी। हालांकि पुलिस सूत्रों के मुताबिक अतीक के वकील विजय मिश्रा से की गई पूछताछ में जैनब के बारे में कई अहम जानकारियां मिली हैं, जिसकी मदद से उसे तलाशने में मदद मिलेगी। पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि विजय मिश्रा से मिले सुराग के आधार पर जल्द ही यूपी एसटीएफ जैनब तक पहुंच सकती है। जो पूछताछ हुई है उसमें कुछ पुलिस को लीड्स मिली हैं और उन पे पुलिस कार्रवाई कर रही है। अतीक के वकील विजय मिश्रा को एक रोज पहले यूपी एसटीएफ ने लखनऊ से गिरफ्तार किया, क्योंकि उमेशपाल हत्याकांड में वकील विजय मिश्रा भी वांटेड था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक विजय मिश्रा के खिलाफ यूपी एसटीएफ के पास काफी सबूत मिले थे। गिरफ्तारी के बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, लेकिन वकील विजय मिश्रा की गिरफ्तारी से नाराज कई वकीलों ने प्रयागराज जिला कोर्ट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने गिरफ्तारी को गलत बताते हुए पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए और धरना प्रदर्शन करते हुए सड़क पर बैठ गए। कोर्ट के बाहर इकट्ठा वकीलों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद! 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 प्रदर्शनकारी वकीलों ने अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा की गिरफ्तारी को पूरी तरह गलत बताया। वकीलों के प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस फोर्स को कचहरी के पास तैनात कर दिया गया। विजय मिश्रा के खिलाफ उमेशपाल हत्याकांड के साथ कुल 9 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें जबरन वसूली के केस भी शामिल हैं। इनके ऊपर पहले से ही जो उमेशपाल हत्याकांड है इसको मिला के टोटल 9 अभियोग जो है वो पंजीकृत हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक यूपी एसटीएफ का मानना है कि अतीक की बीवी शाइस्ता भी विजय मिश्रा के संपर्क में थी, जबकि वो बीते 6 महीनों से फरार चल रही है। उधर कोरोना वायरस पर हुई एक नई रिसर्च में दावा किया गया कि समय रहते चीन ने एक्शन लिया होता तो दुनिया भर में 6 लाख से ज्यादा लोगों की जान बच सकती थी। ऑस्ट्रेलिया की सिडनी यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर के हवाले से दावा किया गया कि चीन के स्वास्थ्य विभाग को कोरोना के बारे में तभी पता चल चुका था जब दुनिया इससे बिल्कुल अनजान थी। मतलब ये कि 2019 में ही चीन को कोरोना वायरस के बारे में जानकारी मिल चुकी थी। नई रिसर्च में दावा किया गया कि चीन को पहले ही वायरस के जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में पता चल चुका था। जीनोम सीक्वेंसिंग एक तरह से किसी वायरस का बायोडेटा होता है। वायरस कितना खतरनाक है, किस तरह दिखता है, इसकी पूरी जानकारी जीनोम सीक्वेंसिंग से मिलती है। नवंबर 2019 में चीन के वुहान में जब लोग बीमार पड़ने लगे, तब वैज्ञानिकों ने 26 दिसंबर 2019 को ही जीनोम सीक्वेंसिंग से वायरस की पहचान कर ली थी।
लेकिन वो इनकार करता रहा कि वुहान में फैली बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैल सकती है। कोरोना पर आई नई रिपोर्ट में दावा किया गया कि अगर चीन ने जल्द ही एक्शन लिया होता तो दुनिया भर में कम से कम 6 लाख लोगों की जान बचाई जा सकती थी। इस बीच पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने चीन पर रूस को हथियारों की मदद करने का आरोप लगाया और जंग की शुरुआत से ही चीन पर रूस की मदद करने का इल्जाम लगता रहा है। और अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने आरोप लगाया कि चीन ने दुनिया की नजरों से छिपाकर रूस को अपने कई खतरनाक हथियार दिए, जिनकी मदद से पुतिन के सैनिकों ने यूक्रेन में तबाही मचाई। इतना ही नहीं, अमेरिका ने आरोप लगाया कि जब रूस के पास हथियारों की कमी हुई तो चीन ने उसके लिए अपना खजाना खोल दिया। साथ ही चीन पश्चिमी प्रतिबंधों से भी बचाने में रूस की मदद कर रहा है ताकि रूस की अर्थव्यवस्था को गिरने से बचाया जा सके। ऐसा इसलिए क्योंकि माना जाता है कि रूस की तरह चीन की भी दुश्मनी अमेरिका समेत यूरोप के कुछ देशों से है और ताइवान के मुद्दे पर तो चीन अमेरिका से लड़ने के लिए भी तैयार बैठा है। यही नहीं, मौजूदा वक्त में उसके दुश्मनों की लिस्ट बढ़ती जा रही है और दावा किया गया कि इसी वजह से चीन रूस की मदद कर रहा है ताकि जब उसे मदद की जरूरत पड़े तो रूस उसका साथ दे। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक चीन की लाख चेतावनियों के बावजूद अमेरिका ने ताइवान के साथ हथियारों की एक अहम डील पर मुहर लगा दी और ऐसा इसलिए क्योंकि चीन की सैन्य तैयारियों में तेजी को देखकर ताइवान पर हमले की आशंका बढ़ गई और दावा किया गया कि इसीलिए अमेरिका ने ताइवान के लिए बड़े सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा कर दी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने ताइवान के साथ करीब $345 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में 2,800 करोड़ रुपए से ज्यादा का सैन्य समझौता किया, जिसके तहत ताइवान को एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम और ड्रोन समेत कई घातक हथियार मिलेंगे ताकि वो चीन के खतरों का मुंह तोड़ जवाब दे सके। लेकिन अमेरिका और ताइवान के बीच हुई इस डील के बाद चीन एक बार फिर भड़क गया। गुस्से से लाल हुए चीन के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को धमका। बड़ी खबर हरियाणा के नूह से, जहां शोभा यात्रा के दौरान 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई। शोभा यात्रा के दौरान अचानक हुई पत्थरबाजी में कई लोग घायल हो गए। बताया गया कि मौके पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी के बावजूद भी भारी पथराव हुआ और पथराव से शुरू हुआ बवाल इतना बढ़ गया कि कई गाड़ियों में भी आग लगा दी गई और बवाल के बाद धारा 144 लगा दी गई और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। खबर है कि मेवात के बाद सोहना में भी उग्र भीड़ ने जमकर हंगामा मचाया और भीड़ ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की तो एक गाड़ी को आग के हवाले भी कर दिया गया। मेवात और सोहना में हुई हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जनता से शांति की अपील की। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने केंद्र सरकार से अतिरिक्त फोर्स की मांग की क्योंकि दोपहर को शुरू हुआ बवाल शाम होते होते नूह के एक बड़े इलाके में फैल रहा। इस शर्त पर बेचे हैं कि उनका इस्तेमाल किसी दूसरे देश के संघर्ष में न किया जाए। इधर खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान से भारत में घुसने के लिए सीमा हैदर ने ढाल की तरह अपने बच्चों का इस्तेमाल किया, जबकि सीमा का दावा है कि वो सचिन मीणा के साथ रहने के लिए सब कुछ छोड़कर भारत आई है। लेकिन खुफिया एजेंसियों को शक है कि सीमा हैदर पाकिस्तान की जासूस हैं और प्यार के लिए पाकिस्तान से भारत आने की उनकी पूरी कहानी झूठी है। इसलिए खुफिया एजेंसियों ने उन पर लगातार नजर बनाई हुई है। खुफिया एजेंसियों को यह भी शक है कि सीमा हैदर ने पाकिस्तान से भारत में घुसने के लिए अपने चारों बच्चों को ढाल की तरह इस्तेमाल किया। सूत्र बताते हैं कि उन्हें इस बात का पता था कि अगर वो भारत अकेली आती तो वो पकड़ी जाती और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होती, लेकिन बच्चों की वजह से उन पर किसी ने शक नहीं किया। खुफिया सूत्रों का दावा है कि इसीलिए सीमा ने अपने बच्चों का पासपोर्ट बनवाया और फिर उन्हें अपने कवच के तौर पर लेकर भारत आ गई। और सूत्रों का दावा है कि खुफिया एजेंसियों को सीमा हैदर के उन दस्तावेज पर भी शक है जिन्हें वो अपने साथ लेकर भारत में दाखिल हुई थी। शक ये भी जताया जा रहा है कि सीमा ने भारत आने के लिए जल्दबाजी में सारे दस्तावेज बनवाए थे। और सूत्रों का कहना है कि खुफिया एजेंसियों का शक तब और गहरा गया जब सीमा हैदर के चारों बच्चों के वैक्सीनेशन कार्ड सामने आए। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में सीमा ने 11 मई को पाकिस्तान से नेपाल पहुंचने का दावा किया था, जबकि खुफिया सूत्रों का यह दावा है कि उनके चारों बच्चों के वैक्सीनेशन कार्ड 8 मई को तैयार किए गए थे। इसलिए खुफिया एजेंसियों को शक है कि भारत में घुसने के लिए सीमा ने अपने बच्चों के दस्तावेज जल्दबाजी में बनवाए थे। शक इसलिए भी जताया जा रहा है कि पिछले 7 सालों में 4 बच्चों की मां बनी सीमा हैदर ने भारत आने से ठीक पहले उनके वैक्सीनेशन कार्ड क्यों बनवाए। इस बीच खबर है कि यूपी एटीएस की पूछताछ के बाद पाकिस्तान से आई सीमा हैदर सचिन मीणा के घर पर नहीं रह रही, जबकि 6 जुलाई को कोर्ट से जमानत मिलने के बाद से सीमा हैदर अपने चारों बच्चों के साथ दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा इलाके में मौजूद सचिन मीणा के मकान में रह रही थी। लेकिन 24 जुलाई को एक बार फिर यूपी एटीएस की टीम सीमा और सचिन को पूछताछ के लिए ले गई। पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीमा की असलियत जानने के लिए 3 दिनों तक उनसे पूछताछ की गई। सूत्र ये भी बताते हैं कि इस दौरान पुलिस की एक टीम ने सीमा के 2 बच्चों से भी बात की ताकि सीमा के बयान की सच्चाई जान सकें। लेकिन सचिन के परिवार से मिलने पहुंचे भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के अध्यक्ष स्वराज सिंह ने दावा किया कि पूछताछ के बाद से सीमा सचिन के रबुपुरा वाले घर में नहीं रह रही है। अपने गांव में रह रहे हैं। अपने गांव में, लेकिन अपने घर में नहीं है। हाँ, अपने घर में नहीं है। तो अपने घर से क्या किसी रिलेटिव के घर पे है? हाँ, अपने रिलेटिव के घर पे हुए। घर वालों ने ये भी बताया कि पूछताछ के बाद से ही सचिन की तबीयत खराब है। सिर्फ सचिन ही नहीं बल्कि उनकी मां की भी तबीयत खराब चल रही है।
इस बीच सचिन के पिता नेत्रपाल मीणा की तरफ से यह दावा किया गया कि पुलिस की पूछताछ और जांच की वजह से उनके परिवार के सामने खाने पीने का संकट खड़ा हो गया। उनका आरोप है कि पुलिस उन्हें घर से बाहर तक निकलने नहीं दे रही, जिसकी वजह से उनके परिवार के सामने भूखों मरने की नौबत आ गई। इस बीच सचिन के पिता नेत्रपाल का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वराज सिंह के साथ बैठे दिखाई दिए। उन दोनों के अलावा वहां सीमा और सचिन भी नजर आए। इस बीच नेत्रपाल मीणा ने ये आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके और सचिन के बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी, जिससे उनके परिवार के सामने खाने पीने की किल्लत हो गई। हमको खाने पीने की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, पुलिस के पहरे में हमको बिठा के रखते हैं। परिवार की माली हालत खराब होने की वजह से नेत्रपाल मीणा ने पुलिस को एक अर्जी भी दी। उस अर्जी में पुलिस से उन्होंने खुद के लिए और सचिन के लिए घर से बाहर निकलने की इजाजत मांगी, ताकि काम करके वो अपने परिवार का पेट भर सकें। उधर जम्मू कश्मीर के बारामूला में सेना ने बड़े आतंकी हमले की साजिश को नाकाम कर दिया और वहां आतंकियों ने हाईवे के पास कई किलो विस्फोटक इकट्ठा कर हमले की तैयारी की हुई थी, लेकिन सुरक्षा बल के जवानों को उनके इस प्लान की भनक लग गई, जिसके बाद वहां सर्च ऑपरेशन चलाया गया और जैसे ही आईडी मिला, बॉम्ब स्क्वाड के एक जवान ने आगे बढ़कर उसे डिफ्यूज कर दिया। बताया गया कि सुरक्षा बल को हाईवे के पास विस्फोटक होने की खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद उस इलाके में खोजी कुत्तों और बम निरोधक दस्ते ने तलाशी अभियान चलाया। इसके बाद उनमें एक जवान सुरक्षा जैकेट पहनकर बॉम्ब के पास पहुंचा और उसे धमाके के साथ नष्ट कर दिया। इस दौरान कुछ देर के लिए वहां से गुजरने वाली गाड़ियों के आने जाने पर रोक लगा दी गई। वहीं जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर में भी सेना के जवानों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। सेना के अधिकारियों के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से की गई घुसपैठ की कोशिश में एक घुसपैठिए को मार गिराया और उसके बाद से सीमा के करीब वाले इलाकों में सुरक्षा बलों की गश्त जारी है। सेना के अधिकारियों ने बताया कि जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर में देर रात सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश हुई, जिसमें बीएसएफ के जवानों ने सीमा पर लगी बाढ़ को पार करने की कोशिश कर रहे उस घुसपैठिए को कई बार चेतावनी दी, लेकिन उसके बाद भी घुसपैठ की कोशिश करने पर बीएसएफ ने उस घुसपैठिए को मार गिराया। सेना के अधिकारियों के मुताबिक घुसपैठ की कोशिश में मारे गए उस संदिग्ध के पास से पाकिस्तानी करेंसी के साथ ही कुछ सामान भी बरामद हुआ। उधर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि आतंकवादी संगठन अलकायदा और टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान हाथ मिला सकते हैं। यूएन की रिपोर्ट में दावा किया गया कि ये आतंकी संगठन दुनिया भर में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए एक बड़ा और महाघातक आतंकी संगठन बनाने की तैयारी में जुटे हैं, जो दुनिया के कई देशों के लिए बड़ा खतरा साबित होगा। ये रिपोर्ट यूएन की एक कमेटी ने तैयार की, जो दुनिया भर में आतंकी गतिविधियों पर नजर रखती है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि जल्द ही तहरीक तालिबान पाकिस्तान अलकायदा के साथ विलय कर लेगा, ताकि दक्षिण एशिया में सक्रिय सभी आतंकी समूहों को पनाह देने वाला एक बड़ा आतंकी संगठन खड़ा किया जा सके। यूएन कमेटी के एक सदस्य ने यह भी दावा किया कि टीटीपी पाकिस्तान में हमले करने के लिए अलकायदा से ट्रेनिंग भी ले रहा है, क्योंकि वो पाकिस्तान के इलाकों में फिर से कब्जा करना चाहता है। रिपोर्ट के मुताबिक अलकायदा अफगानिस्तान में छिपकर ऑपरेट कर रहा है, ताकि तालिबान सरकार पर किसी तरह की उंगली न उठ सके। इस बीच पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक उनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 9 मई को हुई हिंसा का सरगना पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बता दिया। 9 मई को भ्रष्टाचार के एक मामले में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद उनकी पार्टी के समर्थकों ने पूरे पाकिस्तान में सरकार विरोधी प्रदर्शन किए थे, जिसमें सरकारी इमारतों के साथ साथ पाकिस्तान की सेना के मुख्यालय को भी निशाना बनाया गया था और इमरान खान की रिहाई तक पाकिस्तान के कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन हुए थे। पाकिस्तान की मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में शहबाज शरीफ ने दावा किया कि हिंसा की वो आग जानबूझकर भड़काई गई, ताकि पाकिस्तान को गृह युद्ध में धकेलकर सैन्य नेतृत्व को उखाड़ फेंका जाए। शहबाज शरीफ ने इस साजिश का मास्टरमाइंड पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान को बताया और दावा किया कि उनके ही इशारे पर पूरे पाकिस्तान में हिंसक प्रदर्शन हुए। इधर महाराष्ट्र में मीना रोड इलाके के पास चलती ट्रेन में फायरिंग की घटना से हड़कंप मच गया। आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के एक कांस्टेबल ने ट्रेन के अंदर गोली चला दी, जिससे एक एएसआई समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद चेतन नाम के उस कांस्टेबल ने ट्रेन से कूदकर भागने की कोशिश की। फायरिंग की घटना जयपुर एक्सप्रेस के कोच नंबर B5 में हुई। गेट पर गोलियों के निशान अभी भी मौजूद हैं। इसी बॉगी में कई राउंड फायरिंग हुए थे और 4 लोगों की मौत हो चुकी है। ट्रेन को मुंबई के बोरीवली स्टेशन पर रोक लिया गया। सूचना मिलने पर रेलवे और आरपीएफ के बड़े अफसर वहां पहुंच गए। रेलवे ने बताया कि ट्रेन जयपुर से चलकर मुंबई जा रही थी। इसी दौरान मुंबई के मीरा रोड के पास सुरक्षा में तैनात कांस्टेबल चेतन ने गोली चला दी और ट्रेन से भागने लगा। मीरा रोड और दहीसर के बीच में ट्रेन से चेन पुलिंग करके उतरे वो और लेकिन उनको मीरा रोड स्टेशन पे पकड़ लिया गया। पकड़े जाने के बाद आरोपी चेतन के पास से हथियार बरामद किया गया। गिरफ्तारी के बाद रेलवे के अधिकारी उससे पूछताछ में जुट गए, ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर इस बड़ी वारदात को उसने क्यों अंजाम दिया। लेकिन जो जानकारी सामने आई उसमें ये पता चला कि आरोपी कांस्टेबल चेतन सिंह और एएसआई टीकाराम के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद बात इतनी बिगड़ गई कि चेतन सिंह ने उनके ऊपर अपनी AK-47 तान दी, जिससे वहां हड़कंप मच गया
और ट्रेन के अंदर अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि ट्रेन के पैंट्री कोच के पास दोनों के बीच झगड़ा शुरू हुआ। बात इतनी बढ़ गई कि सिपाही चेतन सिंह ने एएसआई पर बंदूक तान दी। जान बचाकर भागते हुए एएसआई टीकाराम थर्ड एसी के कोच B5 में पहुंच गए। B5 कोच के दरवाजे के पास पहुंचते ही आरोपी चेतन ने एएसआई पर गोली चला दी और 3 यात्रियों पर भी फायर कर दिया। ये झगड़ा काफी देर से चल रहा था। पैंट्री का जो शुरू होने के बाद फायरिंग सीधे B5, जो मेरे पीछे बॉगी देख रहे हैं B5, वहाँ तक पहुँचती है। चलती ट्रेन के अंदर AK-47 से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गयी। इस बात की पुष्टि रेलवे ने भी की। रेलवे ट्रेन में गोलीबारी की इस दिल दहला देने वाली घटना की जांच में जुट गई। बताया गया कि आरोपी चेतन सिंह रेलवे में बीते 12 सालों से नौकरी कर रहा है। हाल ही में उसकी मांग पर ही उसका ट्रांसफर किया गया था। इधर कोलकाता में डेंगू के मुद्दे पर बीजेपी नेताओं ने मच्छरदानी लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी के कई बड़े नेता विधानसभा के सामने इकट्ठा हुए और ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी नेता और कार्यकर्ता मच्छरदानी और मच्छर के मॉडल के साथ नजर आए। इस दौरान बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल सरकार पर आरोप लगाया। बंगाल में पैंडेमिक हो गई, लाख्स ऑफ पीपल आर एडमिटेड इन हॉस्पिटल। इसके अलावा उन्होंने सरकार के पास मरीजों का आंकड़ा न होने और अस्पतालों में टेस्ट किट न होने का भी आरोप लगाया। बीजेपी का आरोप है कि राज्य में फैलते डेंगू को रोकने में बंगाल सरकार फेल हो गई, जिसकी वजह से अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस बीच दिल्ली में बाढ़ के बाद डेंगू के मामले बढ़ गए और बताया गया कि बीते एक हफ्ते में दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में डेंगू के 56 मामले सामने आए। मतलब ये कि 56 मरीजों के खून की जांच में डेंगू की पुष्टि हुई, जिसने स्वास्थ्य महकमे की चिंता बढ़ा दी। दिल्ली में हुई मूसलाधार बारिश की वजह से कई गलियों और मकानों में बाढ़ का पानी भर गया। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पानी की वजह से मच्छर बढ़ गए, जिससे डेंगू और मलेरिया के मामलों में इजाफा हो गया। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले हफ्ते डेंगू के कुल 56 मामले सामने आए। इस साल कुल 243 केस सामने आए, जबकि इस हफ्ते मलेरिया के 11 केस सामने आए। इस साल मलेरिया के 72 मामले सामने आए। हालांकि गनीमत ये रही कि पिछले 3 हफ्तों में चिकनगुनिया के एक भी मामले सामने नहीं आए। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल चिकनगुनिया के सिर्फ 14 केस दर्ज किए गए। उधर राजस्थान के जोधपुर में खराब निर्माण की वजह से एक रोड रोलर सड़क में धंस गया और बताया गया कि लंबे वक्त से इस सड़क की हालत काफी खराब थी। ऐसे में कुछ दिन पहले ही इस सड़क का निर्माण किया गया था, लेकिन ये तस्वीरें इस बात का सबूत हैं कि इस सड़क का निर्माण कितना खराब हुआ, क्योंकि जैसे ही रोड रोलर इस सड़क पर कुछ दूर चला वो धंस गई और रोड रोलर का आगे का हिस्सा उसमें फंस गया। इस दौरान वहाँ लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद मिट्टी खोदने वाली मशीन वहाँ पहुंची और उसे बाहर निकाला। बताया गया कि ये सड़क आसपास के कई इलाकों को जोड़ती है। ऐसे में इस सड़क के खराब होने की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गयी। इधर राजस्थान के अलवर से पाकिस्तान पहुंची अंजू का एक नया वीडियो सामने आया, जिसमें वो नसरुल्लाह के साथ शादी की पारंपरिक पोशाक में बैठी दिखाई दी। दावा किया गया कि ये वीडियो अंजू और नसरुल्लाह की शादी का है। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, क्योंकि दावा यह भी किया जा रहा है कि अंजू का ये वीडियो शादी का नहीं बल्कि एक दूसरे कार्यक्रम का है, जिसमें वहाँ के लोग उन्हें तोहफे दे रहे हैं। जो वीडियो सामने आया उसमें अंजू वहाँ की पारंपरिक लिबास में सज धज कर नसरुल्लाह के साथ बैठी नजर आई। पाकिस्तान से आए इसी तरह के एक दूसरे वीडियो में कुछ लोग अंजू और नसरुल्लाह को तोहफे देते दिखाई दिए। इस दौरान वहाँ मौजूद कुछ लोग मोबाइल फोन से उनकी वीडियो बनाते रहे। दावा ये भी किया गया कि पाकिस्तान के कारोबारी ने उन्हें उम्रा पैकेज यानी हज जाने के लिए पैकेज दिया। दावा किया गया कि ये वीडियो अंजू और नसरुल्लाह की शादी का है, लेकिन न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। इस बीच अंजू के पति अरविंद ने उन पर पाकिस्तान से फोन करके उन्हें धमकी देने का आरोप लगाया। अरविंद का आरोप है कि अंजू ने उन्हें धोखा दिया और जयपुर जाने की बात कहकर वो बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान चली गई। दावा तो ये भी किया गया कि पाकिस्तान में उन्होंने न सिर्फ धन बदला बल्कि उन्होंने नसरुल्लाह से शादी भी कर ली। लेकिन राजस्थान के अलवर से पाकिस्तान पहुंची अंजू ने अरविंद के सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। अंजू ने दावा किया कि उन्होंने नसरुल्लाह से शादी नहीं की, जबकि सोशल मीडिया पर अंजू के निकाह करने के वीडियो तक वायरल हो चुके हैं। इस बीच अरविंद ने अंजू पर पाकिस्तान से फोन करके उन्हें धमकाने का आरोप लगाया। नहीं सुनना, कब से छोड़ रखा है, तो अपने बारे में भी तो बता दे कि तूने मेरे साथ क्या किया है। अरविंद ने यह भी आरोप लगाया कि फोन पर अंजू ने बच्चों को पाकिस्तान ले जाने की भी धमकी दी, जबकि उनका दावा है कि अंजू से उनके 2 बच्चे नफरत करते हैं और वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते। इधर दिल्ली के करीब उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया। आरोप है कि वहाँ एक बीजेपी पार्षद के भाई ने एक पुलिस वाले से धक्का मुक्की की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सामने आए वीडियो में कुछ पुलिस वालों के साथ आरोपी बहस करता दिखाई दिया, लेकिन इस दौरान जब एक पुलिसकर्मी वहां से जाने लगा तो आरोपी ने उसके साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। आरोपी उस पुलिस वाले को अपनी ओर खींचने लगा। हालांकि वहां मौजूद एक दूसरे आदमी ने उसे जोरदार चांटा जड़ दिया, जिसके बाद वो शांत हो गया। पुलिसकर्मियों से बहस हुई, जिसके बाद मामला मारपीट तक पहुंच गया। हालांकि इस मामले में पुलिस ने बीजेपी पार्षद के साथ अन्य लोगों पर केस दर्ज कर लिया और मामले की जाँच में जुट गयी। वहीं यूपी के सीतापुर में एक लड़की की मांग पर उसके भाई का शव कब्र से निकाला गया और बताया गया कि उस लड़की ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर अपनी भाभी पर हत्या का शक जताया।
और अपने भाई का शव कब्र से निकालकर मामले की जांच करने की मांग की, जिसके बाद पुलिस की मौजूदगी में उस आदमी का शव निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इस दौरान वहां गांव वालों की भीड़ जमा हो गई। बताया गया कि 6 जुलाई को संदिग्ध हालत में उस आदमी की मौत हुई थी, जिसके बाद उसके ससुराल वालों ने आनन फानन में उसका शव दफन कर दिया। जब उसकी बहन को इसकी जानकारी मिली तो उसने सीएम योगी को पत्र लिखकर मामले की जांच की मांग की और अपनी भाभी और उसके प्रेमी पर अवैध संबंधों की वजह से उसके भाई की हत्या का आरोप लगाया। वहीं शेयर बाजार में हुई जबरदस्त खरीदारी की वजह से शेयर बाजार मुनाफे के निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हरे निशान पर बंद हुए और कारोबार बंद होने के वक्त बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 367 अंकों की छलांग लगाकर 66,527 पर पहुंच गया, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 107 अंक उछलकर 19,753 पर बंद हुआ। इस दौरान पावर, मेटल और आईटी शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी दर्ज की गई। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है यूक्रेन के युद्ध से जुड़ी। खबर है कि जंग में यूक्रेन उत्तर कोरिया के हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। ये दावा ब्रिटेन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने किया है। अखबार ने रिपोर्ट छापी है कि यूक्रेन के पास उत्तर कोरिया के रॉकेट हैं, जिनसे वो रूस के सैनिकों पर हमला कर रहा है। और ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि उत्तर कोरिया रूस का पुराना दोस्त है और रूस की जंग को सही ठहरा चुका है। अमेरिका तो पिछले साल से दावे कर रहा है कि उत्तर कोरिया रूस को हथियार दे रहा है, लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स अखबार की रिपोर्ट सामने आने के बाद दोस्त और दुश्मनी की इस कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट आ गया। पूरी दुनिया में खलबली मच गई। सवाल उठने लगे कि क्या उत्तर कोरिया ने अपना पाला बदल लिया? क्या उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने पुतिन को धोखा दे दिया? क्योंकि फाइनेंशियल टाइम्स अखबार ने दावा किया कि रूस के दोस्त उत्तर कोरिया के हथियार रूस के सैनिकों की जान के दुश्मन बन गए हैं और यूक्रेन के सैनिक उत्तर कोरिया में बने रॉकेटों से रूस की फौज पर हमला कर रहे हैं। पूर्वी यूक्रेन के बखमुत शहर के पास लड़ रहे यूक्रेन के सैनिकों ने खुद फाइनेंशियल टाइम्स अखबार के पत्रकार को उत्तर कोरिया में बने वो रॉकेट दिखाए। रूस और उत्तर कोरिया शुरुआत से ही एक दूसरे के साथ रहे हैं और यूक्रेन की जंग में भी उत्तर कोरिया रूस के साथ खड़ा है। और तो और अभी पिछले हफ्ते ही रूस के रक्षा मंत्री उत्तर कोरिया गए थे। वहाँ किम जोंग उन खुद उन्हें अपनी मिसाइलें दिखाते नजर आए थे। ऐसे में सवाल उठने लगे कि उत्तर कोरिया के हथियार यूक्रेन की सेना के पास कैसे पहुँचे। तो यूक्रेन के सैनिकों ने फाइनेंशियल टाइम्स को बताया कि यूक्रेन के एक साथी देश ने एक शिप से उत्तर कोरिया के रॉकेटों को जब्त किया था। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने राष्ट्रपति जेलेंस्की के शहर पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी, जिनकी चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई। आरोप है कि पुतिन की फौज ने यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में हमले पहले से और ज्यादा तेज कर दिए, जिसकी वजह से लोग खौफ में आ गए। यूक्रेन ने दावा किया कि इस बार रूसी सेना ने उस शहर को निशाने पर ले लिया जहां राष्ट्रपति जेलेंस्की का बचपन बीता। रूस की तरफ से किया गया हमला इतना जोरदार था कि एक इमारत का काफी हिस्सा बर्बाद हो गया। हमले के बाद उसमें ऐसी आग भड़की कि उसे बुझाने के लिए दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। यूक्रेन के मुताबिक इमारत के मलबे में दबकर 10 साल के बच्चे समेत कम से कम 4 और लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ लोग घायल भी हो गए। दावा किया गया कि इसी तरह से पुतिन की सेना ने यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में हमले पहले से और ज्यादा तेज कर दिए। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस के बढ़ते खतरे का जवाब देने के लिए पोलैंड ने हाइमार्स से जमकर रॉकेट दागे। ये वही रॉकेट सिस्टम है जिसकी मदद से यूक्रेन की सेना ने जंग में रूस को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। और इतना ही नहीं, यूक्रेन ने तो हाइमार्स यानी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम के जरिए रूस के सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को तबाह करने के दावे किए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसीलिए पोलैंड ने भी अमेरिका से मिले इन घातक हथियारों के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया, क्योंकि जंग में यूक्रेन की मदद करने की वजह से उसका पड़ोसी पोलैंड लगातार रूस के निशाने पर रहा है और पुतिन कई बार पोलैंड को अंजाम भुगतने की धमकी दे चुके हैं। दावा किया गया कि पोलैंड पुतिन की धमकियों को हल्के में नहीं लेना चाहता, इसलिए वो लगातार अपनी सेना की ताकत बढ़ाने के साथ साथ अपने हथियारों को परखने में जुट गया ताकि रूस से बढ़ते खतरों का मुकाबला किया जा सके। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के खतरे से जूझ रहे पोलैंड और लिथुआनिया ने अब बेलारूस से लगी अपनी सीमा को सील करने की तैयारी कर ली। वैगनर लड़ाके बेलारूस में डेरा डाले हुए हैं। उनके वहां बेलारूस के सैनिकों को जंग की ट्रेनिंग देने की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं और इसीलिए पोलैंड और लिथुआनिया खौफ में आ गए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक वैगनर ग्रुप के लड़ाके पोलैंड की तरफ बढ़ना चाहते हैं। पोलैंड बेलारूस का पड़ोसी देश है, इसलिए उसे वैगनर ग्रुप के हमले का डर सताने लगा। पोलैंड के मुताबिक वैगनर ग्रुप के 100 से ज्यादा लड़ाके पोलैंड की सीमा के करीब पहुंच गए, इसीलिए पोलैंड सतर्क हो गया। यूक्रेन जंग में वैगनर के लड़ाकों ने किस तरह जेलेंस्की की सेना पर कहर ढाया ये पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन खतरा पोलैंड के साथ साथ लिथुआनिया को भी है। खबर के मुताबिक इसीलिए लिथुआनिया ने भी वैगनर ग्रुप से निपटने की तैयारी तेज कर दी। उधर यूक्रेन ने दावा किया कि पुतिन अब बहुत जल्द नेटो से जंग छेड़ने वाले हैं और इसके लिए वो पोलैंड और लिथुआनिया जैसे नेटो देशों पर हमला करने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। और यूक्रेन ने यह दावा इसलिए किया क्योंकि उसके पास जानकारी है कि पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप रूस के पड़ोसी देश और दोस्त बेलारूस में नए लड़ाकों की भर्ती कर रहा है और इस शर्त पर कर रहा है कि वो पोलैंड और लिथुआनिया जैसे नेटो देशों में जंग में कूदने को तैयार रहेंगे।
यानी यूक्रेन का दावा है कि पुतिन पूरी प्लानिंग के साथ तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी में जुट चुके हैं, क्योंकि पुतिन अच्छी तरह जानते हैं कि अगर उन्होंने किसी एक भी नेटो देश पर वार किया तो नेटो के 31 देश रूस पर चढ़ाई कर देंगे, और जब इतने देश लड़ेंगे तो वो होगा तीसरा विश्व युद्ध। बात यह है कि वैगनर ग्रुप के लड़ाके रूस से निकलकर बेलारूस में अपना अड्डा बना चुके हैं और वहां बेलारूस की सेना को ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये पोलैंड और लिथुआनिया के लिए बहुत बड़ा संकट है, क्योंकि दोनों देशों की सीमा बेलारूस से लगती है। दोनों रूस के दुश्मन नेटो के सदस्य हैं और दोनों पुतिन को सीधे सीधे ललकार चुके हैं। लिथुआनिया तो वैगनर ग्रुप को अपने लिए इतना बड़ा खतरा मानता है कि वो मार्च में वैगनर ग्रुप को आतंकी संगठन भी घोषित कर चुका है। इधर केरल के तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयर इंडिया के एक विमान की इमरजेंसी लैंडिंग से हड़कंप मच गया। बताया गया कि उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही उस फ्लाइट में कुछ तकनीकी खराबी आ गई, जिसके बाद तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। फ्लाइट में कुल 154 यात्री सवार थे, जिन्हें सुरक्षित उतार लिया गया। बताया गया कि विमान ने सुबह 11 बजे तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली से शारजाह के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन विमान में खराबी की जानकारी मिलते ही एयरपोर्ट प्राधिकरण ने फ्लाइट को केरल के तिरुवनंतपुरम डाइवर्ट कर दिया। करीब 50 मिनट तक हवा में रहने के बाद उस विमान को तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतारा गया। हालांकि इस दौरान विमान में सवार सभी यात्रियों की सांसें अटक गई। एक सप्ताह पहले भी दुबई जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक उड़ान में कुछ तकनीकी खराबी आने के कारण इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी। उधर हरियाणा के रोहतक से चौंकाने वाली एक तस्वीर सामने आई। वहां एक घर में रेड के दौरान शराब की बड़ी खेप मिली। आबकारी विभाग के अधिकारियों ने मामला दर्ज कर आरोपी मकान मालिक रवि गांधी को हिरासत में ले लिया, क्योंकि आरोपी रवि गांधी के खिलाफ काफी दिनों से शराब तस्करी की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद आबकारी विभाग की टीम ने उसके घर पर छापेमारी की। इस दौरान पुलिस और आबकारी विभाग की टीम को घर के अंदर से बड़ी संख्या में अंग्रेजी और देसी शराब की खेप मिली, जिसे जब्त कर लिया गया। नशे का जो भी कारोबार होगा हमारे उस पर पूरी नजर है, कोई भी इससे बाहर कर नहीं सकता। और आरोपी रवि गांधी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत अवैध शराब रखने का मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया गया। इस बीच पंजाब के मोगा से पिटाई का हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ लोग एक आदमी को बेरहमी से पीटते दिखाई दिए। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और वो वायरल वीडियो मोगा बस स्टैंड के पास का बताया गया, जिसमें बीच सड़क पर वो तीनों आरोपी एक आदमी को बेरहमी से पीटते दिखे। उन्होंने पहले एक आदमी को मारते मारते जमीन पर गिरा दिया, फिर उनमें एक लड़के ने उसे डंडे से पीटना शुरू कर दिया, जबकि उसके साथी ने जमीन पर गिरे उस आदमी को लात मारनी शुरू कर दी। इसी वायरल वीडियो पर पुलिस ने एक्शन लिया। 2 पिंडा दे जेडे गुट्टा दी लड़ाई हैगी है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक झगड़ा 2 गुटों के बीच हुआ और दोनों ही गुटों ने एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगाया। उधर पश्चिम एशिया के देश लेबनान के एक शहर में बने फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविर में हिंसा भड़क गई। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक वहां हुई झड़प में कम से कम 5 लोग मारे गए और 7 लोग घायल भी हो गए। रॉयटर्स के मुताबिक वहां दक्षिणी बंदरगाह के उस शहर में बने सबसे बड़े फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविर में झड़प हुई। लेबनान की सेना के मुताबिक शिविर के बाहर एक सैन्य बैरक पर मोर्टार से हमला किया गया, जिसमें एक सैनिक घायल हो गया। दावा किया गया कि हमले के लिए खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन इसके बाद वहां झड़प शुरू हो गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चों समेत 7 लोग घायल हो गए। लेबनान में 4 लाख से अधिक फिलिस्तीनी शरणार्थी रहते हैं, जिन्हें आए दिन ऐसे हालात का सामना करना पड़ता है। वहीं पश्चिमी मीडिया के मुताबिक दक्षिण प्रशांत महासागर इलाके में चीन को टक्कर देने के लिए अमेरिका पापुआ न्यू गिनी में अपना कोस्ट गार्ड शिप तैनात करेगा और दावा किया गया कि इसी इलाके में मौजूद सोलोमन आइलैंड पर चीन लगातार अपनी सैन्य तैनाती बढ़ाने में जुटा है और इसीलिए अमेरिका ने भी वहां अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने का फैसला कर लिया, ताकि जरूरत पड़ने पर चीन को उस इलाके में मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक दक्षिण प्रशांत महासागर इलाके में मौजूद सोलोमन आइलैंड्स पर चीन की सैन्य गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी जैसे देश खतरा महसूस करने लगे। दावा किया गया कि इसीलिए अमेरिका ने पापुआ न्यू गिनी में अपना कोस्ट गार्ड शिप तैनात करने का फैसला कर लिया, ताकि उस इलाके में चीन की चुनौतियों से निपटा जा सके। उधर ऑस्ट्रेलिया में समंदर के तट पर मिली रहस्यमयी चीज को वहां की स्पेस एजेंसी ने भारतीय रॉकेट का मलबा बता दिया। 17 जुलाई को गुंबद के आकार की ये चीज पर्थ से करीब 250 किलोमीटर दूर ग्रीन हेड समुद्र तट पर मिली थी, जिसने ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस फोर्स और वहां की एजेंसियों को हैरत में डाल दिया था, जिसकी जानकारी जुटाने के लिए दुनिया भर की स्पेस एजेंसियों से संपर्क किया गया और करीब 2 हफ्ते की जांच के बाद इसका पता चल गया। ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी के मुताबिक समंदर के तट पर मिली गुंबद के आकार की वो रहस्यमयी चीज कुछ और नहीं बल्कि भारतीय रॉकेट का मलबा है। बताया गया कि ये तीसरी स्टेज पर अलग हुआ PSLV लॉन्च व्हीकल का हिस्सा है। हालांकि भारतीय एजेंसी की ओर से ऑस्ट्रेलिया की इस रिपोर्ट की पुष्टि नहीं की गई। इस बीच कतर के लुसेल से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पर एक आदमी करीब 200 मीटर की ऊंचाई पर स्टंट करता दिखाई दिया। ये स्टंट एस्टोनिया के डेयरडेविल ग्रुप की तरफ से किया गया
और इसका जो वीडियो सामने आया उसमें कतारा ट्विन टावर के बीच लाइटों के साथ एक रस्सी बंधी नजर आई, जिस पर वो आदमी लटका दिखाई दिया। देखते ही देखते वो आदमी अपनी जान जोखिम में डालकर उस रस्सी पर खड़ा हो गया और आगे की तरफ बढ़ने लगा। तभी हवा का एक जोरदार झोंका आया। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद बड़ी खबर हरियाणा के नूह से, जहां शोभा यात्रा के दौरान दो गुटों में हिंसक झड़प हो गई। शोभा यात्रा के दौरान अचानक हुई पत्थरबाजी में कई लोग घायल हो गए। बताया गया कि मौके पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी के बावजूद भी भारी पथराव हुआ और पथराव से शुरू हुआ बवाल इतना बढ़ गया कि कई गाड़ियों में भी आग लगा दी गई और बवाल के बाद धारा 144 लगा दी गई और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। खबर है कि मेवात के बाद सोहना में भी उग्र भीड़ ने जमकर हंगामा मचाया और भीड़ ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की तो एक गाड़ी को आग के हवाले भी कर दिया गया। मेवात और सोहना में हुई हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जनता से शांति की अपील की। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने केंद्र सरकार से अतिरिक्त फोर्स की मांग की, क्योंकि दोपहर को शुरू हुआ बवाल शाम होते होते नूह के एक बड़े इलाके में फैल गया और इससे पहले बताया गया कि वहां एक शोभा यात्रा निकल रही थी। उसी दौरान दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, जिसके बाद पथराव होने लगा, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। वहां से सामने आए वीडियो में कुछ लोग सड़क पर पथराव करते दिखे। उस वीडियो में एक कार में कई लोग सवार नजर आए जो हंगामा और पथराव होता देख गाड़ी छोड़कर भागते दिखे। इस घटना का जो दूसरा वीडियो सामने आया उसमें एक कार को कुछ लोगों ने घेर लिया और उस पर लाठी लेकर टूट पड़े। कोई उस कार पर डंडे बरसाता दिखा तो कोई पथराव करता दिखा। वहां से सामने आए एक और वीडियो में सड़क पर लोगों की भीड़ नजर आई जो पथराव करती दिखी और वहां हालात ऐसे हो गए कि गुस्साए लोगों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया और बताया गया कि जिस शोभा यात्रा के दौरान ये बवाल हुआ उसमें शामिल कई गाड़ियों को नाराज लोगों ने निशाना बनाया। और वहां से जो तस्वीर सामने आई उसमें सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियां धू धू कर जलती दिखाई दी। आरोप है कि शोभा यात्रा के दौरान पथराव हुआ, जिसके बाद एक पक्ष ने उस शोभा यात्रा में शामिल गाड़ियों में आग लगा दी। वहां हालात ऐसे हो गए कि पुलिस की गाड़ियों पर भी हमला कर दिया गया और जमकर तोड़फोड़ की। हर तरफ पुलिस मौजूद है और पुलिस लगातार अपील कर रही है कि लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें। जिसके बाद भारी तादाद में उस इलाके में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया, जो सड़क पर पथराव कर रही भीड़ को खदेड़ती दिखी। वहीं अचानक हुए इस बवाल ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। और इस बीच खुद को हिंदूवादी संगठन बजरंग दल का सदस्य बताने वाले मोनू मानेसर का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो नूह से निकलने वाले शोभा यात्रा में शामिल होने का ऐलान करते दिखे और आरोप लगा कि इस वीडियो के आमने सामने आने के बाद ही नूह में बवाल हुआ, क्योंकि मोनू मानेसर पर पहले भी इस इलाके में कई घटनाओं को अंजाम देने का आरोप लगाया गया, जिससे उस इलाके के लोगों में गुस्सा था। आरोप है कि शोभा यात्रा से ठीक पहले मोनू मानेसर का ये वीडियो सामने आते ही कुछ लोग भड़क गए, जिसमें वो शोभा यात्रा में शामिल होने का ऐलान करते दिखे। हम खुद यात्रा में शामिल रहेंगे और हमारी पूरी टीम वो यात्रा में शामिल रहेगी। आरोप है कि शोभा यात्रा में मोनू मानेसर की मौजूदगी पर वहां हंगामा होने लगा, जो देखते ही देखते बवाल में बदल गया, जिसके बाद लोगों ने पथराव करना शुरू कर दिया और कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। और वहां से दिल दिला देने वाली कई तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें सड़क पर हर तरफ पथराव करते लोगों को की भीड़ नजर आई, तो वहीं थाने के बाहर खड़ी कई गाड़ियों की भी आग के हवाले उनको कर दिया गया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें लोग इधर उधर भागते दिखे। चीख पुकार और हंगामे के बीच लगातार पथराव होता नजर आया। बवाल के बाद की तस्वीर तो और डरा देने वाली थी, जहां सड़क पर हर तरफ पत्थर दिखे। वहीं थोड़ी ही दूर पर बने थाने के बाहर खड़ी गाड़ियां धू धू कर जलती नजर आईं, जिनसे उठता धुआं कई किलोमीटर दूर से भी देखा गया। मतलब सड़क पर उतरकर बवाल करने वालों में पुलिस का भी खौफ नजर नहीं आया। नूह के अलग अलग हिस्सों में जलती हुई कई गाड़ियां और पथराव करते लोगों की तस्वीरें सामने आई, जिसके बाद हालात पर काबू पाने के लिए भारी तादाद में पुलिस को तैनात कर दिया गया और नूह में धारा 144 लगा दी गई। इसी के साथ वहां इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया और लोगों से घरों में रहने की अपील की गई। वहां से सामने आए वीडियो में गश्त करती हुई पुलिस पर पथराव करते लोग दिखे, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस भी लाठीचार्ज करती नजर आई। हालात पर काबू पाने के लिए नूह में करीब 1000 पुलिस के जवान तैनात किए गए। साथ ही वहां धारा 144 लगा दी गई और इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई। वहीं पुलिस पूरे इलाके में गश्त करते हुए माहौल खराब करने वालों की तलाश में जुट गई। उधर चीन की राजधानी बीजिंग में नदी में फंसे एक आदमी का रेस्क्यू किया गया। वहां थुकसरी तूफान की वजह से हुई बारिश से नदियों में उफान आ गया। नदी में पानी बढ़ने के बाद वहां कई गांव को खाली करवा लिया गया, लेकिन वो आदमी नदी के बीच ही फंस गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो नदी के बीच एक कार के सहारे अपनी जान बचाने की कोशिश करता दिखाई दिया। नदी में पानी का बहाव इतना तेज था कि उसके लिए कार को पकड़े रहना मुश्किल हो गया, क्योंकि लगातार कार तेज रफ्तार से बह रहे पानी की वजह से काफी हिल रही थी। लेकिन इसके बावजूद उस आदमी ने हार नहीं मानी और कार को कसकर पकड़े रखा।
लेकिन तभी अचानक लहरों का एक झोंका आया और कार पलटकर उसमें बहने लगी। एक पल को तो ऐसा लगा मानो वो आदमी नदी में बह गया। हालांकि कुछ ही देर बाद कार पानी के तेज बहाव में रुक गई, जिसका फायदा उठाकर वो आदमी कार के ऊपर आ गया। इस दौरान हेलीकॉप्टर से एक रेस्क्यू टीम भी वहां पहुंच गई, जिसके बाद उसे नदी से निकाल लिया गया और उसकी जान बचा ली गई। लेकिन बीजिंग में रहने वाले एक बड़े हिस्से के लोगों की किस्मत सैलाब में फंसे उस आदमी की तरह अच्छी नहीं रही, क्योंकि तुकसरी तूफान ने वहां तबाही मचा दी और वहां इस कदर बारिश हुई कि हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी हो गया, जिसकी वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें वहां की नदी और नाले उफान पर नजर आए। वहां के रिहायशी इलाकों में इतना ज्यादा पानी भर गया था कि लोगों का वहां रहना मुश्किल हो गया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उसमें सड़क पर खड़ी गाड़ियां पानी में डूबी दिखी और पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो किसी भी वक्त उन गाड़ियों को अपने साथ बहा ले जाती। कई इलाकों में तो इतना पानी भर गया कि वहाँ की सड़कें ही गायब हो गयी। ऐसे में पैदल चलना तो दूर, लोगों को गाड़ी चलाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन ये मुसीबत अभी थमती नजर नहीं आ रही, क्योंकि आने वाले दिनों में वहाँ और ज्यादा बारिश हो सकती है। और इसी बीच चीन की राजधानी बीजिंग से डराने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां तूफान की वजह से हुई भारी बारिश के बाद सैकड़ों कारें बहने लगी, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे नदी में नाव चल रही हो। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें सैकड़ों गाड़ियां खिलौने की तरह बहती नजर आई। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि सड़क पर खड़ी सैकड़ों गाड़ियां एक एक कर बहने लगी। उन गाड़ियों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद चल रही हो। इस वीडियो को जिसने भी देखा वो डर गया, क्योंकि भारी बारिश की वजह से वो पूरा इलाका ही डूब गया और उसकी चपेट में आने से वहाँ खड़ी गाड़ियां भी डूब गयी। वहीं एक दूसरी तस्वीर में एक रिहायशी इलाके में खड़ी गाड़ियां पूरी तरह पानी में डूबी नजर आई। वीडियो में चारों तरफ मटमैला पानी दिखा, जिसमें सैकड़ों गाड़ियां डूब गईं। लेकिन बीजिंग की ये मुसीबत यहीं कम होने वाली नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में वहां भारी बारिश का अनुमान जताया गया, जबकि तुकसरी तूफान ही की वजह से वहां भारी बारिश ने वहां पहले ही तबाही मचाई थी। वहां हर तरफ सिर्फ सैलाब ही बहता नजर आया। कई इलाके तो पूरी तरह पानी में डूब गए। ऐसे में लोगों का घरों से निकलना तक मुश्किल हो गया, और अगर लोग अपने जरूरी कामों से बाहर निकले भी तो घंटों फंसे रहे, क्योंकि वहां से जो तस्वीरें सामने आई उसमें कमर तक पानी भरा नजर आया। बताया गया कि वहां भारी बारिश और तूफान की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि हजारों लोग बेघर हो गए। वहीं कई उड़ानों पर भी इसका असर पड़ा। कई उड़ानें रद्द कर दी गई तो कई उड़ानें देरी से चली, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। और बड़ी खबर रूस की राजधानी मॉस्को से, वहां एक बार फिर ड्रोन अटैक हो गया, जिसके पीछे रूस ने यूक्रेन का हाथ बताया। रूस ने दावा किया कि यूक्रेन ने 3 ड्रोन उसकी राजधानी पर छोड़े। बताया गया कि ड्रोन हमले में मॉस्को की जिन इमारतों को नुकसान पहुंचा उनमें एक बिल्डिंग में रूस के 3 मंत्रालयों के दफ्तर हैं, और कुछ देर के लिए वहां का इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बंद करना पड़ा। धमाके में किसी की जान जाने की खबर नहीं है। रूस के आरोपों पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी खूब बरसे। उन्होंने मॉस्को ड्रोन अटैक की जिम्मेदारी तो नहीं ली, लेकिन 2 टूक कहा कि रूस ब्रेकिंग न्यूज आ रही है अफ्रीकी देश नाइजर से। तख्तापलट के बाद अमेरिका ने वहां के सैन्य शासन को सख्त चेतावनी दे दी। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने 2 टूक कह दिया कि अगर नाइजर के राष्ट्रपति मोहम्मद बजूम को तत्काल रिहा नहीं किया गया तो उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। इस बीच नाइजर की राजधानी में फ्रांस के दूतावास पर तख्तापलट के समर्थकों ने हमला कर दिया। फ्रांस का झंडा जलाकर पथराव और आगजनी की गई, क्योंकि सैन्य शासन के समर्थक फ्रांस समेत कई पश्चिमी देशों से बुरी तरह जुड़े हुए हैं। और इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि नाइजर में तख्तापलट से अमेरिका बुरी तरह भड़क गया। अमेरिका ने नाइजर के सैन्य शासन को तुरंत राष्ट्रपति मोहम्मद बजूम को रिहा करने की चेतावनी दी। पिछले हफ्ते नाइजर में सेना ने बगावत कर दी और राष्ट्रपति को बंधक बनाकर देश की सत्ता अपने हाथों में ले ली, जिससे अमेरिका तमतमाया हुआ है। अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने नाइजर में तख्तापलट के पीछे रूस का हाथ बताया। दावा किया गया कि रूस नाइजर में अमेरिका की मौजूदगी से चिढ़ा है, क्योंकि वहां करीब 1000 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। इसके अलावा अमेरिका ने वहां अपना ड्रोन बेस भी बना रखा है। इसी वजह से रूस के इशारे पर नाइजर की सेना ने तख्तापलट कर राष्ट्रपति मोहम्मद बजूम को सत्ता से हटा दिया और जेल में डाल दिया। लेकिन अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने वहां के सैन्य शासकों को 2 टूक कहा कि बिना किसी शर्त राष्ट्रपति बजूम को तत्काल रिहा किया जाए और देश में संवैधानिक व्यवस्था बहाल की जाए। लेकिन तख्तापलट के बाद भी नाइजर में अराजकता चरम पर है और सैकड़ों की संख्या में सेना के समर्थकों ने फ्रांस के दूतावास पर हमला बोल दिया। राष्ट्रपति मोहम्मद बजूम को सत्ता से बेदखल करने के बाद वहां सैन्य शासन है, जिसके समर्थन में कई जगहों पर प्रदर्शन हुए। तख्तापलट के समर्थकों ने हाथों में रूस का झंडा लेकर पुतिन जिंदाबाद के नारे भी लगाए। और राजधानी नियामे में फ्रांस के दूतावास के पास जमकर बवाल काटा। वहां से सामने आए वीडियो में कुछ लोग पथराव करते दिखे। उपद्रव कर रहे लोगों ने कांच के एक दरवाजे को तोड़ दिया। भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने दूतावास की दीवार के पास आग लगा दी। बवाल कर रहे लोग फ्रांस के खिलाफ नारे लगा रहे थे। उन लोगों ने फ्रांस के झंडे को भी आग के हवाले कर दिया। सड़कों पर घंटों तक हंगामा होता रहा। बाद में वहां पहुंची पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। पुलिस की कार्रवाई में कुछ प्रदर्शनकारी घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा गया।
उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अफ्रीकी देश नाइजर में तख्तापलट करने वाले नेताओं पर पश्चिमी अफ्रीकी देशों ने कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए और कुछ दिनों पहले ही वहां सेना ने राष्ट्रपति मोहम्मद बजूम को सत्ता से हटाकर गिरफ्तार करने का दावा किया था। लेकिन इसी के बाद से वहां के अलग अलग शहर जल उठे। राष्ट्रपति के समर्थकों ने जोरदार प्रदर्शन कर तख्तापलट के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन अब उन्हें पश्चिम अफ्रीकी देशों का भी साथ मिल गया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पश्चिम अफ्रीकी देशों ने तख्तापलट करने वाले नेताओं की यात्रा पर रोक लगाते हुए उन पर कई प्रतिबंध लगा दिए। बताया गया कि पश्चिमी अफ्रीकी देशों ने यह भी धमकी दी कि अगर राष्ट्रपति मोहम्मद बजूम की एक हफ्ते के अंदर सत्ता में वापसी नहीं हुई तो बल प्रयोग किया जाएगा। कुछ दिनों पहले ही वहाँ सेना ने तख्तापलट करते हुए सत्ता हासिल करने का दावा किया था। इधर कतर के लुसेल से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक आदमी करीब 200 मीटर की ऊंचाई पर स्टंट करता दिखाई दिया। ये स्टंट एस्टोनिया के डेयर डेविल ग्रुप की तरफ से किया गया और इसका जो वीडियो सामने आया उसमें कतारा ट्विन टावर के बीच लाइटों के साथ एक रस्सी बंधी नजर आई, जिस पर वो आदमी लटका दिखाई दिया। देखते ही देखते वो आदमी अपनी जान जोखिम में डालकर उस रस्सी पर खड़ा हो गया और आगे की तरफ बढ़ने लगा। तभी हवा का एक जोरदार झोंका आया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और धीरे धीरे अपने कदमों को बढ़ाता रहा। कई बार देखने से लगा कि हवा की रफ्तार उसे गिरा देगी, लेकिन उसने बहादुरी दिखाते हुए बिल्डिंग के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इधर गाजा पट्टी में फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास के खिलाफ लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। गाजा पट्टी पर 2007 से ही हमास का कंट्रोल है। आरोप है कि हमास के कंट्रोल में गाजा पट्टी में रहने वाले लोगों के लिए हालात बुरे होते जा रहे हैं और इसी बात से गुस्साए सैकड़ों लोग हमास के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। वहां से जो तस्वीर सामने आई उसमें बड़ी संख्या में लोग हमास के खिलाफ बैनर और पोस्टर लेकर प्रदर्शन करते दिखाई दिए। तभी वहां हमास के समर्थक भी पहुंच गए, जिसके बाद वहां दोनों गुटों ने एक दूसरे पर जमकर पत्थर बरसाए। इस दौरान कई जगह वहां टायरों में आग लगा दी गई। हमास के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि हमास के कंट्रोल की वजह से वहां के हालात बुरे हो गए। बिजली और खाने पीने के सामान की किल्लत हो गई। इसके साथ ही हमास ने हर महीने गाजा के गरीब परिवारों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता $100 यानी भारतीय रुपयों में करीब 8,000 रुपए से घटाकर $15 यानी करीब 1,200 रुपए कर दी। वहीं अफगानिस्तान में ब्यूटी पार्लर पर बैन के बाद अब टाई पर तालिबान भड़क गए। अफगानिस्तान की मीडिया के मुताबिक तालिबान ने टाई पहनने वालों को सख्त चेतावनी दे डाली और साफ कह दिया कि अगर अफगानिस्तान का कोई भी नागरिक टाई पहने हुए दिखाई दिया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अफगानिस्तान की मीडिया के मुताबिक तालिबान ने टाई को ईसाई क्रॉस का प्रतीक बताते हुए टाई नहीं पहनने की चेतावनी दे डाली। तालिबान ने टाई को समाज से तुरंत हटाने की बात कही। अफगानिस्तान में मुस्लिम इंजीनियर और दूसरे प्राइवेट क्षेत्र से जुड़े लोग टाई पहनते हैं, लेकिन अब जब तालिबान ने टाई पहनने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दे दी तो लोग खौफ से भर गए। कुछ दिनों पहले ही वहाँ ब्यूटी पार्लर को बंद करने का आदेश भी तालिबान ने जारी किया था। इधर गुजरात के सूरत से दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया। वहां तेज रफ्तार एक कार ने करीब 6 लोगों को रौंद दिया। आरोप लगा कि जिस कार ने लोगों को टक्कर मारी वो ड्राइवर नशे में था और इसी वजह से वो ड्राइवर कार को काबू नहीं कर पाया। वहां से सामने आए वीडियो में अफरा तफरी का माहौल दिखा। इस हादसे के बाद वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिन्होंने उस लाल रंग की कार को घेर लिया, जिसने करीब 6 लोगों को कुचल दिया। हादसा इतना जबरदस्त था कि उस गाड़ी के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए। बताया गया कि इस हादसे के बाद लोगों ने आरोपी ड्राइवर को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई लगा दी। वहीं आरोपी ड्राइवर समेत हादसे में घायल सभी 6 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बीच राजस्थान के अजमेर में हाईवे के किनारे जंगलों में एक लावारिस शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने बताया कि शव पेड़ से लटका मिला, जिसे सबसे पहले वहां बकरी चराने वाले बच्चों ने देखा और फिर लोगों ने जंगल में लावारिस शव मिलने की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस की टीम पुष्कर अजमेर हाईवे के किनारे उस जंगल में पहुंची। वहां पुलिस को एक पेड़ से लटकता हुआ मानव कंकाल मिला। पुलिस ने बताया कि कंकाल का सिर पेड़ से लटका हुआ था, जबकि उसका बाकी का हिस्सा जमीन पर पड़ा था। मामले की जांच के लिए मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। जो डेड बॉडी है वो अंदाजे से लग रहा है कि 10 से 20 दिन पुरानी है। पुलिस के मुताबिक घटना कई दिन पुरानी है, इसलिए पुलिस आसपास के थानों से लापता लोगों की जानकारी कर उस शव की पहचान करने में जुट गई। लेकिन दूसरी तरफ बलूचिस्तान की प्रधानमंत्री नाइला कादरी ने प्रधानमंत्री मोदी से यूएन में उनका साथ देने की अपील की। उन्होंने दावा किया कि बलूचिस्तान पर पाकिस्तान ने बंदूकों की दम पर कब्जा कर रखा है। बलूचिस्तान खुद को अलग देश मानता है, पर पाकिस्तान की सरकार उसे अलग देश की मान्यता नहीं देती। और बलूचिस्तान की प्रधानमंत्री नाइला कादरी ने आरोप लगाया कि उनके लोगों पर पाकिस्तान की सरकार और सेना आए दिन तरह तरह के जुल्म ढाती है। यही वजह है कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मदद की गुहार लगाई और ये अपील की कि यूएन में प्रधानमंत्री मोदी उनके हक के लिए आवाज उठाएं। उन्होंने भरोसा जताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने बलूचिस्तान के समर्थन में अपनी बात रखी तो यूएन में उनकी इस मांग को तवज्जो दी जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि बलूचिस्तान में कब्जा जमाए बैठे पाकिस्तान ने न सिर्फ उनके संसाधनों को लूटा, बल्कि बलूचिस्तान की लड़कियों का बेतहाशा शोषण भी किया, जिससे निजात पाने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मदद की गुहार लगाई। उधर मणिपुर पर
संसद में प्रधानमंत्री से बयान देने की मांग करने वाले विपक्षी गठबंधन इंडिया ने राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा। मणिपुर के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में रोज हंगामा शुरू हुआ। विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव तक पेश कर दिया, जिसे स्पीकर ने स्वीकार भी कर लिया और चर्चा का वक्त तय होने का इंतजार है। लेकिन इस बीच संसद के दोनों सदनों में मणिपुर के मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। सरकार और विपक्ष आमने सामने आ गए। खबर आई कि विपक्षी गठबंधन इंडिया ने राष्ट्रपति से मुलाकात का समय मांगा। यही नहीं, वो सदन में प्रधानमंत्री के बयान की मांग पर अड़ा रहा। प्रधानमंत्री को सदन में आना होगा। तो वहीं बीजेपी ने विपक्ष की नीयत पर उंगली उठा दी। जैसे वो काला शर्ट पहनकर आए थे, काला सोच है उनके मन में। मणिपुर के वायरल वीडियो के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने संसद के मॉनसून सत्र के पहले ही दिन बयान दिया था, लेकिन सदन के बाहर, जबकि विपक्ष चाहता है कि पीएम इस मुद्दे पर संसद में बयान दे। इस बीच मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने वहां की पुलिस पर सवाल उठाए। मणिपुर के वायरल वीडियो के मामले में पीड़ितों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिस पर अदालत में सुनवाई शुरू हुई और याचिका दाखिल करने वालों ने कोर्ट से मांग की कि इस मामले में एक हाई पावर कमेटी बनाई जाए, जिसके सामने पीड़ित खुलकर अपनी बात कर सके। यही नहीं, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस के रवैये पर सवाल उठाए और कहा कि घटना के कई दिन बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। एफआईआर के बाद भी कई दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। साथ ही अदालत ने इस मामले में हाई लेवल कमेटी बनाने की बात भी कही और पूछा कि कमेटी में किसे किसे रखा जा सकता है। सुनवाई के दौरान बंगाल का मुद्दा भी उठा, क्योंकि वहां मणिपुर जैसी घटना का दावा किया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले का संज्ञान लेने का भी भरोसा दिया, लेकिन ये साफ कर दिया कि फिलहाल वो मणिपुर पर बात कर रही है। इस मामले में दोपहर में फिर सुनवाई होगी। उधर खबर है कि भारत के आर्मेनिया को हथियार भेजने का विरोध कर रहा अजरबैजान खुद अपने दोस्त पाकिस्तान से लड़ाकू विमान खरीदने की कोशिश में है। आर्मेनिया और अजरबैजान दुश्मन हैं और खबर है कि पिछले हफ्ते भारत के आर्मेनिया को भेजे हथियारों में ताकतवर पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम भी है और इसी बात पर अजरबैजान बौखलाया हुआ है। मगर इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग नाम की वेबसाइट की रिपोर्ट है कि अजरबैजान पाकिस्तान से JF-17 फाइटर जेट पाने के लिए हाथ पैर मार रहा है और दावा है कि इसके लिए हाल ही में अजरबैजान के एक प्रतिनिधि मंडल ने पाकिस्तान का दौरा भी किया था। आर्मेनिया और अजरबैजान की दुश्मनी काफी खतरनाक है और पाकिस्तान अजरबैजान का दोस्त है। अजरबैजान आसमान में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए काफी वक्त से पाकिस्तान से JF-17 खरीदने की कोशिश में लगा है, मगर परेशानी ये है कि JF-17 विमान में जो इंजन लगा है वो रूस का है, इसलिए अजरबैजान को JF-17 पाने के लिए रूस की मंजूरी की जरूरत पड़ेगी और आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग में रूस का झुकाव आर्मेनिया की तरफ है। इस बीच कुरान के अपमान की घटना पर लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने स्वीडन और डेनमार्क को धमकी दी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक उस संगठन ने कुरान का अपमान करने वालों को सख्त से सख्त सजा देने का ऐलान किया और सभी मुस्लिम देशों से एकजुट होकर स्वीडन और डेनमार्क का विरोध करने की अपील की। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह ने वहां आयोजित एक कार्यक्रम में ये भड़काऊ बयान दिया। उन्होंने डेनमार्क और स्वीडन के खिलाफ सख्त कदम उठाने की अपील मुस्लिम देशों से की और धमकी दी कि अगर मुस्लिम देश स्वीडन और डेनमार्क के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं तो कुरान का अपमान करने वालों के खिलाफ मुस्लिम समुदाय खुद कार्रवाई करे। क्योंकि स्वीडन में हुई कुरान के अपमान की घटना के बाद कई मुस्लिम देशों ने विरोध किया, उसके बावजूद भी डेनमार्क में कुरान का अपमान किया गया, जिससे लेबनान भड़क गया। वहीं पश्चिमी मीडिया के मुताबिक कुरान समेत दूसरे धर्म ग्रंथों के अपमान को रोकने के लिए डेनमार्क में सख्त कानून बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई। वहाँ कुछ दिनों पहले ही राजधानी कोपेनहेगन में कुछ प्रदर्शनकारियों ने मिस्र और तुर्की के दूतावास के बाहर कुरान का अपमान किया था, जिसके खिलाफ मुस्लिम देश भड़क गए और कई मुस्लिम देशों ने डेनमार्क के दूतावास को शिकायती पत्र भेजकर अपनी नाराजगी जताई। दावा किया गया कि इसीलिए डेनमार्क की सरकार ने अपने देश में धर्म ग्रंथों के अपमान पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाने की तैयारी कर ली, क्योंकि डेनमार्क के विदेश मंत्रालय के मुताबिक कुरान का अपमान करने वाली घटना की वजह से उनके देश की दुनिया भर में छवि खराब हो रही है। इसीलिए इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए डेनमार्क में सख्त कानून बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई। उधर दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया के राष्ट्रपति के बेटे को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में हिरासत में ले लिया गया। कोलंबिया के मीडिया के मुताबिक वहां के राष्ट्रपति ने अपने बेटे के मामले में किसी भी तरह का दखल देने से इनकार कर दिया और कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेत्रो ने अपने बेटे निकोलस पेत्रो के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई करने का आदेश दिया। कोलंबिया की मीडिया के मुताबिक निकोलस पेत्रो पर आरोप लगा कि उन्होंने अपने पिता और कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेत्रो के नाम पर ड्रग सप्लाई करने वाले गैंग से पैसे लिए थे और उन पैसों का इस्तेमाल अपनी मौज मस्ती के लिए किया। मामले का पर्दाफाश होने के बाद निकोलस पेत्रो और उनकी पूर्व पत्नी को कोलंबिया की पुलिस ने हिरासत में ले लिया, लेकिन अपने बेटे निकोलस के मामले में दखल देने से कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेत्रो ने इनकार कर दिया। इस बीच बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी पार्टियों ने राजधानी ढाका में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प भी हो गई।
और फिर माहौल ऐसा खराब हुआ कि ढाका की सड़कें जंग का मैदान बन गई। प्रदर्शनकारियों ने आगजनी करते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसके बाद पुलिस ने उन पर सख्ती बरती। हालांकि इसके बावजूद प्रदर्शनकारियों ने हार नहीं मानी और सड़कों पर प्रदर्शन करते रहे। लेकिन प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पुलिस की सख्ती की वजह से कई लोग घायल हो गए। प्रदर्शन में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया और प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग की। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की अध्यक्षता वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ढाका में कई जगहों पर काफी देर तक प्रदर्शन किया। इधर वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर सियासी बहस छिड़ गई। एक इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी मस्जिद पर खुलकर बात की और दावा किया कि मस्जिद की जगह पर पहले मंदिर ही था, जिसका सबूत वहां की दीवारों पर बने त्रिशूल और ज्योतिर्लिंग की तस्वीरें हैं। लेकिन मुस्लिम पक्ष को योगी का बयान सही नहीं लगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने योगी के बयान पर निराशा जताई, तो वहीं ओवैसी ने आरोप लगाया कि योगी आदित्यनाथ ने ऐसा बयान मुस्लिम पक्ष पर दबाव बनाने के लिए दिया। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। आप कानून को फॉलो नहीं करना चाह रहे, वो मुसलमानों पर प्रेशर डालना चाह रहे, दबाव डालना चाह रहे हैं। उधर पश्चिम बंगाल के बीरभूम में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ अनोखा विरोध जताया। वहां प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर हुए गड्ढों में धान की रोपाई की और वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसके खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल के बीरभूम से बीजेपी के प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें सामने आई, जिसमें विरोध जताते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर हुए उन गड्ढों में धान के पौधे लगाते दिखाई दिए। साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते आए। इस दौरान गुस्साए कार्यकर्ता बीच सड़क पर बैठ गए और पोस्टर बैनर लेकर वहां जाम लगा दिया। इसके साथ ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार पर सड़कों की मरम्मत न कराने और वहां लोगों को खतरे में डालने का आरोप लगा दिया। इधर दिल्ली नगर निगम में बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी के पार्षदों ने आरोप लगाया कि दिल्ली में कूड़े के ढेर हटाने के मामले में भ्रष्टाचार किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके लिए दिल्ली नगर निगम की सत्ता में बैठी आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है। और इसी मुद्दे पर उसने सदन के अंदर आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी के पार्षद कूड़े के ढेरों का मुद्दा उठाने वाले पोस्टर लेकर वेल में पहुंच गए, जिसके बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के बीच पहले बहस हुई और फिर नौबत धक्का मुक्की तक पहुंच गई। कुछ सदस्यों ने अपनी सीट पर चढ़कर भी विरोध जताया। प्रदर्शन बढ़ने पर महापौर ने पार्षदों को शांत करने की कोशिश की। सभी माननीय सदस्यों से गुजारिश है, सभी अपनी सीट पर बैठिए। लेकिन हंगामा चलता रहा और दिल्ली नगर निगम में कूड़े के ढेर के मुद्दे पर खूब बवाल हुआ। लगा कि सदन जंग का मैदान बन गया। नतीजा ये हुआ कि हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही स्थगित तक करनी पड़ी। उधर मध्य प्रदेश के भोपाल से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया। वहां एक जूनियर महिला डॉक्टर ने खुदकुशी कर ली। परिवार वालों ने बताया कि उनके कमरे से एनेस्थीसिया के इंजेक्शन और कुछ दवाइयां मिली, जिसके बाद आशंका जताई जा रही है कि उस महिला डॉक्टर ने एनेस्थीसिया इंजेक्शन की ओवरडोज या कोई दवा खाकर खुदकुशी की होगी। हालांकि पुलिस इस मामले में जांच कर रही है कि महिला डॉक्टर की मौत किन कारणों से हुई। जांच में अभी तक मृत्यु के कारणों का कोई स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने बताया कि डॉक्टर बाला सरस्वती को उनके पति ने घर में बेहोश पाया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं कोलकाता से आए एक मामले ने सभी को हैरान कर दिया। वहां एक शराब दुकान में काम करने वाले कर्मचारी पर 5 रुपए के लिए एक आदमी की पीट कर हत्या करने का आरोप लगा। इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें उस कर्मचारी और सुशांत मंडल नाम के उस आदमी के बीच हाथापाई होती दिखाई दी। लेकिन अगले ही पल उस कर्मचारी ने सुशांत मंडल के बालों को खींचकर उन्हें नीचे पटक दिया और उनकी पीठ और सिर पर मुक्कों की बौछार कर दी। बताया गया कि सुशांत मंडल वहां शराब खरीदने गए थे और 5 रुपए कम होने की वजह से उनकी दुकान पर काम करने वाले कर्मचारी से बहस हो गई। आरोप लगा कि इसी के बाद उस कर्मचारी ने सुशांत मंडल की बुरी तरह पिटाई कर दी, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। तार कपाले आघात रयेछे, गाले आघात रयेछे, माथाय आघात रयेछे। शिकायत मिलने पर पुलिस ने उस दुकान में काम करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच में जुट गई। उधर शिमला के कई इलाकों में बड़ा खतरा मंडरा रहा है। वहां भारी बारिश के बाद कई गांवों में घरों की दीवारों पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई और जमीन धंस गई, जिससे खतरे को देखते हुए वहां रह रहे लोगों को अपना घर खाली करना पड़ा। क्योंकि शिमला से सामने आए एक वीडियो में घरों की दीवारों पर बड़ी बड़ी दरारें नजर आई, जबकि घरों के अंदर फर्श पर भी मोटी दरारें दिखाई थी। साथ ही उन घरों के आगे का हिस्सा भी धंसा दिखाई दिया। बताया गया कि शिमला के 12 से ज्यादा गांवों में भारी बारिश के बाद जमीन धंसने का सिलसिला शुरू हुआ
और वहाँ के घरों की दीवारें क्षतिग्रस्त हो गयी। वहीं उन इलाकों में कुछ सड़कें भी धंस गयी, जिसके बाद खतरे को देखते हुए क्षतिग्रस्त हुए घरों को खाली कराया गया। ये उचित से उचित मुआवजा दिलाने की कृपा करे और वो अपना पुनः अपना घर स्थापित कर सके। वहीं अपने घरों को खाली करने के बाद लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिससे परेशान होकर लोगों ने सरकार से मदद की अपील की। इस बीच थाईलैंड की एक पटाखा फैक्ट्री में हुए जोरदार धमाके की वजह से वहां 9 लोगों की जान चली गई, जबकि 115 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हो गए। ये धमाका इतना तेज था कि उस फैक्ट्री और उसके आसपास का इलाका मलबे में तब्दील हो गया, जिसका दहशत से भर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें धमाके के बाद काले धुएं का गुबार ऊपर की ओर उठता दिखाई दिया। ऐसा लगा जैसे किसी बड़े इलाके में धुएं ने कब्जा कर लिया हो। थाईलैंड के नाराथिवास प्रांत से सामने आए एक वीडियो में वो पटाखा फैक्ट्री राख के ढेर में तब्दील नजर आई, जबकि आसपास के कुछ घरों की छतें उखड़ गईं। वहीं कुछ इमारतें तो पूरी तरह तबाह हो गईं और वहां खड़ी गाड़ियां भी मलबे में दबी दिखाई दी। बताया गया कि उस फैक्ट्री में जोरदार धमाके के बाद भीषण आग लग गई, जिसमें 9 लोगों की जान चली गई और 115 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इधर उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक स्कूल के छात्र की हत्या का दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया। आरोप है कि कानपुर की बिदनू इलाके में एक छात्र ने दूसरे छात्र की चाकू गोदकर हत्या कर दी, जिसके बाद वहां सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक कानपुर के स्कूल में एक छात्र ने हत्या की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। आरोप है कि वो छात्र चाकू लेकर स्कूल पहुंचा और वहां उसने क्लासरूम में बैठे दूसरे छात्र पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। बताया गया कि आरोपी छात्र ने उस छात्र पर कई वार किए और फरार हो गया, जिससे स्कूल में चीख पुकार मच गई। वहीं इस वारदात के बाद खून से लथपथ हालत में घायल छात्र को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उस छात्र की मौत हो गई और हत्या से भड़के मृतक छात्र के परिवार वालों ने स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा दिए। इस बीच हत्या के मामले में पुलिस ने अपनी जांच तेज की और आरोपी छात्र को हिरासत में ले लिया। बताया गया कि आरोपी और मृतक छात्र दोस्त थे, लेकिन किसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो गया था और आरोप है कि इसी आपसी रंजिश की वजह से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। बताया गया कि कानपुर के स्कूल में पढ़ने वाले दोनों छात्र दोस्त थे, लेकिन किसी बात की वजह से दोनों के बीच झगड़ा हुआ और आरोप है कि बदला लेने के लिए उस छात्र ने अपने दोस्त पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। उसके क्लास के लड़के ने मार दिया। वहीं इस वारदात के बाद पुलिस ने अपनी जांच तेज की और आरोपी छात्र को हिरासत में ले लिया। प्रतीत तो यही हो रहा है कि ये प्री प्लान था, इसमें और भी आगे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जबकि ये भी दावा किया गया कि आपसी रंजिश की वजह से हत्या से पहले भी आरोपी और मृतक छात्र के बीच मारपीट हुई थी। उधर उत्तराखंड के चमोली से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां एक मोटरसाइकिल सवार अपनी जान की परवाह किए बिना एक बंद रास्ते पर जाता हुआ दिखाई दिया। जहां एक तरफ पहाड़ों पर आफत हुई है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे हैं जिन पर खतरों से खेलने का भूत सवार है और यही वजह है कि रास्ता बंद होने के बावजूद ये आदमी उस रास्ते पर गया और उसके बाद उसकी मोटरसाइकिल लुढ़कते हुए खाई में गिर गई। हालांकि इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार की जान बच गई, लेकिन ये वीडियो सामने आने के बाद वहां की पुलिस ने लोगों से ये वीडियो शेयर कर लोगों ने अपनी जान जोखिम में न डालने की अपील भी की। एक सम्मोहन लिए हर बात में, एक सम्मोहन लिए हर बात में, हर तरफ बैठे शिकारी हाथ में। सौगात की एक बात कही विनोद ने, आने वाली नस्ल को हम दे चुके 2 जहां की मुश्किलें सौगात में। तो मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त होगा सौगात की एक बात का।